हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो झारखंड पीजीटी और लैब असिस्टेंट के सबसे पहले क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक को समराइज करेंगे, समअप करेंगे, जो शुरुआत में आपके सिलेबस में मेंशन है, जैसे कि कंजर्वेशन लॉज और उसके अलावा इंपैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ये तीन मेजर टॉपिक को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस क्लास में पहले हम थियरीज को और उनके इंपॉर्टेंट फार्मूले और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिर आपके पेपर में इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं, जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को भी लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो 9 से 10 क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम एंड में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग थियरीज को, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप बता दीजिएगा। तो सबसे पहले सिलेबस में आपके मेंशन है कंजर्वेशन लॉज। अब देखिए, कंजर्वेशन लॉज की बात करें तो बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज होते हैं, बट आपके सिलेबस में यहां पर्टिकुलरली इस टॉपिक में दो कंजर्वेशन लॉज आपको बहुत ही क्लियरली ध्यान रखने हैं। एक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें देखा जाए तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी की बात होगी। तो एक टॉपिक आपको जो कंजर्वेशन में पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। आगे हम लोग फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ेंगे, वो सारी बातें भी होंगी। बट यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखिए, कंजर्वेशन वर्ड का मतलब आपको पता है। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब ऐसा होता है कि जो चीज जिस कंडीशन में थी वो उसी कंडीशन में सेफ रहे, कंजर्व रहे, बनी रहे, उसी को हम लोग कंजर्वेशन बोलते हैं। तो अगर हम बोलें कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, वो एनर्जी किसी भी सूरत में टोटल एनर्जी उस सिस्टम की वही होती है, उतनी ही बनी रहती है, वो कभी भी कम या ज्यादा नहीं होती। किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, एनर्जी कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकती। और वही चीज यहां लिखा हुआ है, आपको पता है, कंजर्वेशन एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते, मतलब जितना था उतना ही रहेगा। फर्क बस इतना आएगा कि एक एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है ना। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट की एक काइनेटिक एनर्जी है, वो कहीं जाकर के टकरा रही, वहां पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन टोटल हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल सम आएगा, वो जितना पहले टोटल एनर्जी था उतना ही बाद में आएगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम का हमेशा कंजर्व होता है या कांस्टेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। मोमेंटम मतलब क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, इसको मोमेंटम बोलते हैं। तो किसी भी सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये आपको कहां से पता है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सेकंड जो न्यूटन का लॉ है, उसमें आपने पढ़ा हुआ था कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब अगर मान लीजिए कि किसी भी ऐसे सिस्टम की आप बात कर रहे हैं जिसपे आपने बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाया, लगने वाला बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो आप देखिए जैसे ही आप यहां पर जीरो रखेंगे तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो, यानी p का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर जीरो आ रहा है। और आपको पता है कि किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करने पर जीरो आने का मतलब कि ये जो पर्टिकुलर चीज है वो इस पर्टिकुलर चीज के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। जब भी हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तभी वो जीरो आता है। और अगर हम इसको जीरो रखते हैं तो dp अपॉन dt इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जो मोमेंटम है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, मतलब टाइम चेंज होगा लेकिन मोमेंटम चेंज नहीं होगा। और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम चेंज नहीं होगा, इसका मतलब सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है और जो उसका फाइनल मोमेंटम है वो सेम रहेगा, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहेगा। ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये दो कंजर्वेशन लॉज आपको पता है, बहुत बेसिक चीज है, इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। हमने इसलिए लिखा है ताकि आप चीजों को रिकॉल कर सके कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, स्लाइड काफी लंबी है, टोटल 25 स्लाइड है हमारे पास, तो स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। आपको पता है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, तो आपको पता ही है F इक्वल टू W इक्वल टू F डॉट, यहां पर डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें वर्क डन मिलता है, किया गया कार्य मिलता है। लेकिन ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब ये फोर्स हमारा क्या हो, एक कांस्टेंट फोर्स हो। तो किसी भी कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। लेकिन अगर कोई फोर्स कांस्टेंट की बजाय वेरिएबल फोर्स है, जो पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है फोर्स, तो ऐसे में वर्क डन कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है एक बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर के लिए हम पहले ये वर्क डन निकालते हैं डी डब्ल्यू, फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं जहां से लेकर जहां तक का हमें टोटल वर्क डन निकालना होता है। तो इस स्मॉल वर्क डन एफ डॉट डी आर का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाता है इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर एफ फोर्स लगा करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने में टोटल कितना वर्क डन होगा, अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो एफ डॉट डी आर और इंटीग्रेशन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो किसी भी फोर्स, किसी वेक्टर को लिखने का तरीका आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में, इसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। और पोजीशन वेक्टर आर को लिखने का तरीका पता है आपको, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। इसको डिफरेंशिएट करके आप लिखेंगे तो डी आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। और अगर आप ये वेक्टर एफ और वेक्टर डी आर को यहां पर रखते हैं तो देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा तो एफ एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा तो एफ वाई डी वाई मिलेगा, के कैप डॉट के कैप रखेंगे तो यहाँ पर एफ जेड डी जेड हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा स्केलर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये वर्क डन का फार्मूला आपको मिल गया स्केलर के फॉर्म में। अगर वेक्टर के फॉर्म में ये दोनों एक्सप्रेशन दिया हुआ तो ये ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए, अगर स्केलर के फॉर्म में ये दोनों की वैल्यू गिवन है तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा फोर्स है जिसमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट है तो बस इतने से ही आ जाएगा, सिर्फ वाई कंपोनेंट है तो इतने से आ जाएगा, सिर्फ जेड कंपोनेंट है तो इतने से आ जाएगा, और अगर तीनों या कोई दो अवेलेबल है तो आप उनको प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर यहां लिख दिया है एक सवाल कि अगर यहां पर दिया है कि एक वेरिएबल फोर्स है, आप देखिए ये वेरिएबल फोर्स है, एक्स के अकॉर्डिंग फोर्स बदल रहा है, पोजीशन बदलेंगे तो फोर्स बदल जाएगा, इसका मतलब ये एक वेरिएबल फोर्स है। और इस वेरिएबल फोर्स की वजह से आपको वर्क डन निकालना है तब जब ऑब्जेक्ट को आप मूव करेंगे फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2, वो भी कहां पर, एक्स एक्सिस पर, और ये आपका फोर्स एक्स का ही फंक्शन है। तो आप देख लीजिए स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है, आप इस तरीके से करते करते यहां पहुंचेंगे, वाई कंपोनेंट फोर्स का है ही नहीं, एक्स कंपोनेंट ही है, ये पूरा पूरा एक्स का ही फंक्शन है तो एक्स कंपोनेंट हुआ, ये चीज आपको दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग आप मूव भी कर रहे हैं तो ये पूरा टर्म नहीं रहेगा। यहां पर वर्क डन निकालेंगे तो ये हो जाएगा इनिशियल पॉइंट x इक्वल टू 1 टू फाइनल पॉइंट x इक्वल टू 2, और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स, और इनकी वैल्यू रख लीजिए 1 से 2, और एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, डी एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ए एक्स पावर 2 अपान 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स पावर 3 अपान 3, और लिमिट हो जाएगा फ्रॉम 1 टू 2। अब लिमिट यूज कर लीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके लिमिट यूज करेंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे, 2 पावर 2 अपान 2 यानी एक 2 बचेगा, दैट इज 2a, प्लस यहां पर रखेंगे तो 2 पावर 3 कितना, 8 हो जाएगा, 8/3 मतलब ये 8/3 इंटू बी हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट x की जगह पर ये 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 है ना, 1/2 मतलब a/2, फिर माइनस यहां पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 मतलब कि b/3। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको वर्क डन मिल जाएगा 2a माइनस a/2, तो 4 माइनस a मतलब 3a/2, तो ये आपको मिलेगा 3a/2, और 8/3b माइनस b/3, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 करेंगे 7, तो ये हो जाएगा प्लस में 7/3b, 7/3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दो कैटेगरी होती है, आपको पता है। कंजर्वेटिव फोर्स उसको बोलते हैं जिस फोर्स की वजह से किया गया काम या वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जा रहे हैं और उसके ऊपर जो फोर्स आपने लगाया था वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स था, तो कंजर्वेटिव फोर्स में आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को चाहे इस रास्ते से ले जाइए, चाहे इस रास्ते से ले जाइए, किसी भी दूसरे रास्ते से ले जाइए, हर एक केस में जो आपको वर्क डन मिलेगा W1, W2, W3,
अगर आपने जो फोर्स लगाया था वो कंजर्वेटिव नेचर का था, तो ऐसे केस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो रास्ता कोई भी हो, वर्क डन की वैल्यू हर एक केस में क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी, अगर लगाया गया फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो यही मतलब होता है कंजर्वेटिव की, यही डिफिनीशन है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जिसके केस में किया गया काम या वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट्स पर। तो आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट डिपेंडेंट वर्क डन देता है, पॉइंट डिपेंडेंट वर्क डन देता है। ठीक है, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो एक और स्पेशल बात है कि जैसे सपोज आप पॉइंट ए से किसी भी रास्ते से बी तक गए और अगर वापस आप बी से ए पर आ गए, यानी कि अगर आप एक क्लोज्ड पाथ में बात करेंगे, अगर एक क्लोज्ड पाथ में बात करेंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में उस पूरे क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन होगा, ये देखिए क्लोज्ड, यहां पर ये क्लोज्ड का सिंबल है, तो वर्क डन जो आप क्लोज्ड पाथ में करेंगे वो टोटल 0 आएगा, अगर लगाया गया फोर्स कैसा था, कंजर्वेटिव नेचर का था। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि फोर्स का लाइन इंटीग्रल या वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप या इन अ क्लोज्ड राउंड ट्रिप, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के अंदर कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो किया गया वर्क डन होता है वो 0 होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव में सारी चीजें बिल्कुल इसकी उल्टी होती जाएंगी। जैसे यहां पर ये पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन देता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, इसमें जो है वो रास्ते पर ही डिपेंड करता है, अलग अलग रास्ते से जाएंगे तो अलग अलग वर्क डन मिलेगा, जबकि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम था। तो अगर ऐसी ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और यहां पर ये क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 होता है, अगर कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है तो ये 0 नहीं होता, ये 0 नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स आप लगा करके कोई वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल ये फाइनल, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपने किया तो ये हुआ इंक्रीज या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर ये माइनस लगा होता है। ठीक है ना, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। यानी आप एक बात और ध्यान रखें, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ये पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज डिफाइन होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज डिफाइन नहीं होती। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का नहीं होता है। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स हैं, तो इन सब के अपने पोटेंशियल एनर्जी भी हैं। ग्रेविटेशन वाले केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्प्रिंग वाले केस में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्यों ये पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों आपके कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी जैसा टर्म डिफाइन होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। जैसे विस्कोसिटी या विस्कस ड्रैग कह लीजिए, एयर रेजिस्टेंस कह लीजिए, फ्रिक्शन कह लीजिए, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं और इनका पोटेंशियल एनर्जी आपने कभी नहीं सुना होगा कि विस्कस पोटेंशियल एनर्जी या फिर फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा टर्म कभी भी आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, चलिए, अच्छा एक यहां पर बहुत ही अच्छी चीज है जो आपस में कंपेयर करने लायक दिख रही है कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। यहां पर देखिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस में, और यहां वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, यानी इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों है। यहां पर E2 का मतलब है K2 प्लस U2, फाइनल काइनेटिक और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस E1 का मतलब है इनिशियल काइनेटिक और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में मैकेनिकल एनर्जी का डिफरेंस आपको मिलता है और कंजर्वेटिव फोर्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मिलता है माइनस के साथ में। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं कि ये जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसको हम निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस को। और ये ग्रेडियंट का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये जो सिंबल है नेबुला जिसको बोलते हैं, ये होता है डेल बाई 3 डायमेंशन में डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ठीक है,
ये है आपका कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन। और नेक्स्ट पॉइंट आपका निकल के आता है कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स का जो कर्ल होता है वो जीरो होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का ये देखिए, डेल के साथ जब क्रॉस करते हैं तो वो कर्ल बनता है, और डेल के साथ जब डॉट करते हैं तो वो डाइवर्जेंस बनता है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो कर्ल होता है वो जीरो आता है। ये बात आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको मुझे बैक भी करना पड़ेगा, है ना। तो एक्चुअली ये 3-4 पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। और यहां पर वर्क डन जीरो नहीं होता है, यहां पर जो वर्क डन होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है, और इसमें जो नॉन कंजर्वेटिव में कर्ल आएगा वो जीरो नहीं आएगा। एग्जांपल्स ये हैं, इसके एग्जांपल्स ये, ठीक है। चलिए ये वाला टॉपिक पूरा हो गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा फोर्स जिसका डायरेक्शन किसी पॉइंट की ओर या उससे दूर हो, यानी टुवर्ड्स द पॉइंट और अवे फ्रॉम द पॉइंट। अगर किसी भी केस में जो फोर्स है वो किसी पॉइंट की ओर है, टुवर्ड्स द पॉइंट या अवे फ्रॉम द पॉइंट, ऐसे केस में ये जो फोर्स होता है इसको हम बोलते हैं क्या? सेंट्रल फोर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट अगर आप ले लें तो ऐसे में आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स किधर काम करेगा, इसकी अगर अट्रैक्शन का होता है तो ये इधर से इधर, और ये बोलेंगे इधर से इधर। तो कोई भी ऐसा फोर्स जो किसी पॉइंट की ओर हो या किसी पॉइंट से दूर हो, इस तरह के फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, ये आप देखिए, आपके दो चार्जेस ले लीजिए Q1 और Q2। अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो इसमें रिपल्सन होगा, अगर अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्शन होगा। तो कुल मिलाकर के जो फोर्स करे लगेगा वो इसी लाइन के अलोंग लगेगा, चाहे इधर से इधर की तरफ, चाहे इधर से इधर की तरफ। तो टुवर्ड्स अ पॉइंट या अवे फ्रॉम द पॉइंट वाला केस जब भी दिखे फोर्स का, उस फोर्स को हम बोलते हैं क्या? सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स को रिप्रेजेंट करने का ये इक्वेशन है कि सेंट्रल फोर्स पहली बात तो उस डिस्टेंस पर डिपेंड करता है ना, जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं उस डिस्टेंस r पर ये फोर्स की वैल्यू डिपेंड करता है, और उसका डायरेक्शन उसी वेक्टर r के अलोंग होता है। तो यहां पर हमने उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर r कैप लिख दिया। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया इस फोर्स का। तो ये हो गया आपका सेंट्रल फोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब देखिए, आपको पता है कि अगर किसी फोर्स का कर्ल हम लेते हैं और वो जीरो आ जाता है तो वो फोर्स हमारा क्या हो जाता है? कंजर्वेटिव फोर्स। अभी अभी पीछे पढ़ा हमने, कंजर्वेटिव फोर्स की एक प्रॉपर्टी है कि कर्ल उसका जीरो होता है। तो यहां पर ये जो सेंट्रल फोर्स है, अगर हम इस सेंट्रल फोर्स का कर्ल लेते हैं तो ये कर्ल इसका भी क्या आता है? जीरो आता है। और इस बात से ये प्रूव होता है कि आपका सेंट्रल फोर्स भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, यानी इसमें भी वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। कंप्लीट राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो होगा, कर्ल इसका जीरो होगा, है ना। और जो वर्क डन होगा वो निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो जो सेंट्रल फोर्स होता है उसका जब हम कर्ल निकालते हैं तो वो जीरो आता है। इससे हम ये कह सकते हैं सेंट्रल फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। इसी तरह से एक और पॉइंट यहाँ टॉर्क के बारे में याद रखिए, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। और अगर हमारा ये जो एफ है वो एक सेंट्रल फोर्स है, तो इस सेंट्रल फोर्स को हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, एफ को आप बाहर निकालिएगा और आर कैप को हम लिख सकते हैं वेक्टर आर अपान आर। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका होता है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो अगर हम आर कैप को चाहें तो वेक्टर आर अपान आर लिख सकते हैं। और ये जो एफ अपान आर दिख रहा है, इस पूरे मैग्नीट्यूड को अगर हम बाहर निकालें और इन दोनों को एक साथ करें, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर, तो आपको पता ही है कि ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या होता है? ए क्रॉस ए इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू साइन थीटा, और जो भी इनके बीच का अपना यूनिट वेक्टर आ गया मान लीजिए एन कैप। अगर ये दोनों सेम वेक्टर है तो सेम वेक्टर है तो पैरेलल ही होंगे, और उनके बीच का एंगल जीरो आएगा, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर और ए क्रॉस ए इक्वल टू जीरो, इस प्रॉपर्टी से हम आर क्रॉस आर इक्वल टू जीरो अगर बोले तो ये पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो यानी अगर हम टॉर्क निकालते हैं सेंट्रल फोर्स का तो उसका टॉर्क कितना आता है? हमेशा जीरो आता है। तो ये भी एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि सेंट्रल फोर्स के केस में अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करें तो वो टॉर्क हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। और सेंट्रल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होता है और इसका टॉर्क हमेशा जीरो आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां 3-4 पॉइंट, इन सारी बातों को पीछे जो हमने पढ़ा उनसे निकलेगा और इनके ऊपर सवाल भी आगे मिलेंगे।
करे कि अगर F एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो आपको पता है कि उसका कर्ल क्या होता है, 0। अगर ये F कोई कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका कर्ल 0 होता है। और किसी भी वेक्टर F को लिखने का ये हमारा जनरल तरीका होगा, i कैप, j कैप और k कैप के फॉर्म में, fx i कैप, fy j कैप और fz k कैप। तो अगर हम इस चीज को यहाँ पर x, y और z कंपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम ये डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं i कैप, j कैप और k कैप, और यहाँ जो भी पहला वेक्टर लिखा जाएगा उसका i के साथ जो कंपोनेंट है, कोफिशिएंट है, j के साथ जो कोफिशिएंट है और k के साथ जो कोफिशिएंट है वो लिखा जाएगा। तो आपको पता है इसमें होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप, तो आई कैप के सामने डेल बाई डेल एक्स, जे कैप के सामने डेल बाई डेल वाई, के कैप के सामने डेल बाई डेल जेड। और जो दूसरा वेक्टर आपका एफ है उसमें आई कैप के साथ एफ एक्स, जे कैप के साथ एफ वाई और के कैप के साथ एफ जेड। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको आता होगा कि आप इसको पकड़ते हैं, ये पूरा छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तरीके से जब आप करते हैं इसको सॉल्व, ये प्लस में होता है, ये माइनस में, ये प्लस में, सॉल्व करना इसको आता होगा आपको। ठीक है, जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो ये जो स्टेप आपको मिलता है, अब देखिए आपने ये पहले बोल रखा कि ये जो एफ है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और ये क्रॉस प्रोडक्ट आप इसको अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई करने पर ये पूरा रिजल्ट आएगा, दैट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये पूरा आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में ये जो पूरा वेक्टर आ रहा है ये 0 के बराबर है, इसका मतलब आई कैप के साथ जो पूरा टर्म लिखा है ये 0 होना चाहिए, जे कैप के साथ का टर्म 0 होना चाहिए, के कैप के साथ का टर्म भी 0 होना चाहिए। यानी हम इनको अलग अलग 0 के बराबर कर सकते हैं, तभी टोटल रिजल्ट 0 आएगा। तो टोटल रिजल्ट अगर 0 है इसका मतलब ये 0, फिर ये 0 और ये भी आपस में 0, मतलब ये तीनों के तीनों 0 है। और अगर ये 0 के बराबर है तो फिर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा, ये 0 के बराबर है तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये और ये बराबर हो जाएगा, ये पूरा 0 है तो इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। 3 यहां से इक्वेशन मिलेंगे, दैट इज अगर आप यहां से देखिए x और y वाला रिलेशन, तो आपको मिलेगा क्या कि अगर x का y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करें और ये y वाले कंपोनेंट का x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो वो आपस में बराबर होगा अगर ये जो आपका f था वो क्या था, कंजर्वेटिव। अगर आपका फोर्स f कंजर्वेटिव नेचर का था तो उसका जो x कंपोनेंट होगा अगर आप उसको y के साथ डिफरेंशिएट करें पार्शियली और y कंपोनेंट को x के साथ डिफरेंशिएट करें पार्शियली, तो ये आपस में इक्वल होना चाहिए अगर f कंजर्वेटिव है तो। बिल्कुल सेम चीज आपको दूसरा वाला मिलेगा, y और z के साथ रिलेशन हमने सीक्वेंस यहां बना दिया है, y को z के साथ और z को y के साथ करेंगे तो ये भी आपस में बराबर होना चाहिए, और z को x के साथ और x को z के साथ करने पर ये भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो कोई भी फोर्स अगर आपको दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको दे दिया जाए F इक्वल टू ऐसा कुछ 2xy आई कैप प्लस ऐसा xz j कैप और ऐसा कुछ करके k कैप एंड सो ऑन, ऐसा करके आपको एक फोर्स दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, तो ये चेक करने के लिए आपको इस x वाले कंपोनेंट, इस y वाले कंपोनेंट और z वाले कंपोनेंट को निकालना होगा। fx को आपको लिखना होगा 2xy, fy को लिखना होगा आपका जो भी दिया हुआ है xz, और जो भी तीसरा हो आपका, मान लीजिए यहां पर हम ले लेते हैं वाई स्क्वायर, तो ये तीसरा fz बराबर क्या, वाई स्क्वायर। और इन तीनों को आपको इस तरीके के इक्वेशन में रख करके चेक करना होगा कि क्या ये दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं तो ये कंफर्म होता है कि आपका दिया हुआ जो फोर्स है वो नेचर में कंजर्वेटिव है, और अगर नेचर में कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव वाली जितनी प्रॉपर्टी आपने पीछे पढ़ी वो सारी इसके ऊपर लागू हो जाएंगी। ठीक है, तो एक सवाल आता है जो कि आया अभी जस्ट, हम आगे करेंगे थोड़ी देर में, कि चेक करना है कि दिया गया फोर्स, 4 फोर्स दिया गया उसमें से पूछ रहे हैं कौन नॉन कंजर्वेटिव है, तो इसका मतलब 3 कंजर्वेटिव होंगे, और जो कंजर्वेटिव होंगे वो इस वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे और जो नहीं फॉलो करेगा वही नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा किसी भी फोर्स के कंजर्वेटिव होने की ये जो कंडीशन आप याद करते हैं वो चीज एक्चुअली यही है। या तो आप सीधे सीधे क्रॉस ही करके चेक कर लीजिए, अगर सिंपल सा दिख रहा है आपको कि हाँ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना आसान है तो करके यहीं से चेक कर लीजिए, अदरवाइज ये थोड़ा एक आसान तरीका होगा लेकिन थोड़ा सा टाइम ले सकता है उससे ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये है कि अगर सपोज कोई फोर्स आपका एक कांस्टेंट फोर्स है, आपको पता है ये मतलब जो भी हम पॉइंट वाइज चीजों को यहां लिख रहे हैं वो एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और अगर आप कोई भी बुक को, जहां पर भी ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, किसी भी तरह की बुक में, कोई भी बुक हो जहां भी ये सारे आपको टॉपिक्स मिल रहे होंगे पढ़ने के लिए, वहां पर जब आप जाएंगे तो उसके जो न्यूमेरिकल्स वाले प्रॉब्लम्स में जाएंगे
क्वेश्चंस में जाएंगे तो क्वेश्चन में यही सारी चीजों का यूज करते हुए न्यूमेरिकल और तमाम चीजें, ये जो पॉइंट्स हैं ये भी आपको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगा कि अगर एक फोर्स दिया जाए, कांस्टेंट फोर्स दिया जाए, फिर पूछेंगे कि कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव। तो इसको आपको हम यहाँ पॉइंट वाइज करके डिस्कस करें ताकि आपको सीधे सीधे ये याद रहे, है ना, कि अगर कोई फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, अगर कोई फोर्स कांस्टेंट फोर्स है तो उसका आप एक क्लोज राउंड ट्रिप में वर्क डन निकालिएगा, तो वर्क डन पूरा निकालेंगे क्लोज राउंड ट्रिप में तो कितना आएगा, 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, एफ डॉट डी आर, और एफ अगर एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इस इंटीग्रेशन से हम बाहर निकाल सकते हैं, आप इसको एफ डी आर कॉस थीटा भी कर लीजिएगा, कॉस थीटा और एफ को बाहर निकाल लीजिएगा, डी आर अंदर बचेगा। और डी आर एक क्लोज्ड राउंड ट्रिप में, भाई डी आर मतलब छोटा सा एलिमेंट, लेकिन एक राउंड ट्रिप में चले गए तो फिर तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। एक राउंड ट्रिप में अगर आप डी आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये वेक्टर है ना, और जहां से चले थे अगर आप वापस वहीं पर चले गए तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये स्केलर नहीं है कि आप लेंथ को जोड़ेंगे, ये वेक्टर डी आर है। तो एक क्लोज्ड राउंड ट्रिप में ये वेक्टर डी आर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड राउंड ट्रिप के लिए 0। तो अगर ये पार्ट 0 हो जाएगा तो ये इसमें मल्टीप्लाई होकर के पूरा रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, 0। यानी एक क्लोज्ड राउंड ट्रिप में अगर हम कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं वो 0 आ रहा है, और ये प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेटिव फोर्स की। कंजर्वेटिव फोर्स के केस में एक क्लोज्ड राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होता है। तो अगर ये आपका जो एफ था वो कांस्टेंट फोर्स था और उसका भी एक राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो कांस्टेंट फोर्स था वो कंजर्वेटिव नेचर का था, और कंजर्वेटिव नेचर का था तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी वो सब इस कांस्टेंट फोर्स के ऊपर अब लागू हो जाएंगी। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स भी कांस्टेंट फोर्स भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ये ध्यान रखना है। और कंजर्वेटिव प्रूव करने का ये तरीका आप यूज करिए, चाहे डायरेक्टली ये तरीका यूज करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अच्छा, स्पीड अगर ज्यादा होगी तो आप लोग बता देंगे, है ना, अगर आपको लग रहा हो कि स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो आप बता देंगे, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में ये है कि जितने भी स्लाइड्स में लेकर के आया हूं वो कंप्लीट हो जाए विद इन द टाइम, तो मैं उस हिसाब से चीजों को लेकर चल रहा हूं। ठीक है, अगर स्पीड जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो आप बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, लॉरेंज फोर्स की बात करें तो F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, है ना। कोई चार्ज पार्टिकल v मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से दौड़ रहा है तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स का ये एक्सप्रेशन है। तो ये वाला जो फोर्स है आपका वो फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है, ये चीज को हम यहाँ प्रूव कर सकते हैं। एफ डॉट डी आर मतलब एक क्लोज्ड राउंड ट्रिप में इसका वर्क डन निकालना है, और हमने एफ की जगह पर वैल्यू रख दी और इसको dt से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, और dr अपान dt वेलोसिटी का टर्म बन गया। तो ये पूरा फोर्स हुआ, और जहां dr था वो dr अपान dt की वजह से वेलोसिटी बन गया और dt आ गया। अब आपको ये बात तो पता ही होगा कि ये एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर a डॉट b क्रॉस c अगर लिखा हुआ तो ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये खास बात होती है कि एक राउंड में, है ना, एक सर्किल में हम चाहें तो इस डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। तो हम चाहें तो इस चीज को यहाँ पर जो डॉट है उसको क्रॉस लगा दें, जहां पर क्रॉस है वहां पर डॉट लगा दें। वो चीज हमने यहाँ पर भी किया हुआ है कि ये देखिए यहाँ जो डॉट था उस डॉट को b और v, पहले तो एक काम करिए, यहाँ पर ये पूरा वेक्टर है और ये पूरा वेक्टर है, बीच में डॉट है, और आपने ये तो पढ़ाई होगा कि वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर a। डॉट प्रोडक्ट को आपस में आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस वाले वेक्टर b को पहले लिख दिया, इस वाले वेक्टर a को बाद में लिख दिया। चार्ज का कोई मतलब है नहीं, स्केलर था, बाहर आ गया कांस्टेंट। और यहाँ देखिए ये डॉट है ये क्रॉस है, तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। हमने क्रॉस को यहाँ लगा दिया, डॉट को यहाँ लगा दिया, और फिर से आप देखिए यहाँ पर क्या मिल गया, v क्रॉस v। और v क्रॉस v मतलब अगर आप इसको ओपन करेंगे जैसे r क्रॉस r इक्वल टू 0, वैसे v क्रॉस v इक्वल टू 0, इसलिए पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी अगर हम लॉरेंज फोर्स के केस में भी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में वर्क डन निकालें तो ये वर्क डन 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये लॉरेंज फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होने की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी नेचर में क्या हो गया, कंजर्वेटिव। सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव होता है, लॉरेंज फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है। ये बात ध्यान रखिएगा सारी बातों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां से कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में जो एक पॉइंट आपने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी वाला, या वर्क डन के फॉर्म में ही बात करें तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए कि यहां पर ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इसको हम 1 बोल रहे हैं और इसको हम 2 बोल रहे हैं, पोजीशन 1 और पोजीशन 2। और किसी पार्टिकल को
किसी पार्टिकल को मान लीजिए, अच्छा एक पार्टिकल है जिसके ऊपर एक कंजर्वेटिव फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा था। अब हम इस पार्टिकल को वर्क करके ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो जो हमने अप्लाइड फोर्स लगाया वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके बराबर लगाया, ताकि हम उसको ऊपर लेके जा सके, और धीरे धीरे इसको लेके जाना होता है ताकि ये चीज डिफाइन हो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि जो फोर्स अप्लाई किया और ये जो एफ है ये बिल्कुल आपस में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो इस लगने वाले कंजर्वेटिव फोर्स के बिल्कुल इक्वल है, लेकिन माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो मान लीजिए कि अगर इधर की तरफ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा था और हम अपने पार्टिकल को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ऐसे बिल्कुल इसके अगेंस्ट और बिल्कुल इसके इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा करके हम ऊपर लेके जा रहे हैं। यहां पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी U1 और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी U2 है। तो आप देखिए कंजर्वेटिव के बारे में जो आपने पढ़ा था कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या, वो आपने लिखा था माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स का अगर केस आप लिखते हैं तो माइनस आएगा, लेकिन वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स लिखेंगे तो फिर वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही आएगा। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अप्लाइड फोर्स में ये आपका एफ ए रहेगा और कंजर्वेटिव फोर्स में आपका ये एफ रहेगा, और ये जो एफ ए होता है वो एफ के बिल्कुल अपोजिट होता है, इस वजह से माइनस का सिंबल यहां पर आएगा। तो डिफिनीशन यही है कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। मतलब अगर हम कोई फोर्स लगा के किसी पार्टिकल को यहां से यहां लेके जाएं, तो हम जब इसको फोर्स लगाकर ले जाएंगे तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और कितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी जितना हमने अपनी एनर्जी खर्च करी है वर्क के रूप में, इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज यहां पर लिखा हुआ है। और वर्क डन निकालने का तरीका पता है आपको, एफ डॉट डी आर। कौन सा वर्क आपने किससे किया, ये अप्लाइड फोर्स एफ ए था, तो एफ ए डॉट डी आर किया, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 है, और इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1 है। तो आप कह सकते हैं कि वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 अगर ले जाते हैं तो आपको लिखना होगा U2 माइनस U1। लेकिन अगर आप अप्लाइड फोर्स की जगह पर कंजर्वेटिव फोर्स के टर्म में लिखना चाहते हैं तो यहां से एफ ए की जगह पर माइनस में एफ आएगा, और ये माइनस को आप फिर इधर ले जाते हैं तो आप लिखते हैं एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ U2 माइनस U1। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अप्लाइड फोर्स है कि कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अप्लाइड रहेगा तो सीधे सीधे U2 माइनस U1, और कंजर्वेटिव फोर्स यहां पर है तो ऐसे में फिर माइनस आ जाता है। ठीक है, हाँ एक चीज यहां पर ध्यान रखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का नहीं होता है, किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम पता करते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में कितना एक्स्ट्रा है। तो अगर हम देखें तो हमारा एक इनिशियल जो पॉइंट हम लोग रेफरेंस के तौर पर लेते हैं वो इन्फिनिटी को लेते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग 0 मानते हैं, है ना। तो इन्फिनिटी पर अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, उसके पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम किसी भी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो एक्चुअल में उस पॉइंट और इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही आ रहा है, लेकिन अगर आपने उसका 0 ही माना है तो डिफरेंस तो उतना ही आएगा जितना इस पॉइंट की वैल्यू है। भाई अगर आप किसी पॉइंट की वैल्यू को 0 बोल रहे हैं और किसी पॉइंट की वैल्यू को आप बोल रहे हैं क्या, u, अब बताइए कि यहां से यहां जाने पर पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, तो आप बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। एक्चुअल में फाइनल माइनस इनिशियल करने पर वही आएगा जो इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि आपने रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 0 लिया था। ठीक है, तो हम किसी भी पॉइंट r पर पोटेंशियल एनर्जी को पता करने के लिए रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी को लेते हैं, क्योंकि इंफिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। तो अगर आप इस फार्मूले में जाएं तो यहां पर अगर हमारा ये रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी हुआ और जिस पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं वो पॉइंट r हुआ, तो r वाली पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी यहां 0 रख देंगे, तो u इज इक्वल टू मिलेगा इंफिनिटी टू r माइनस में f डॉट डी आर, है ना, u r इक्वल टू इंफिनिटी टू r माइनस में f डॉट डी आर। ठीक है, तो ये हमारी किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का ये फार्मूला हो गया इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए तो ये मैं मिटा दूं फिर आपको ये पूरा क्लियर दिखने लगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये जो पॉइंट्स हमने बताए सेंट्रल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, लॉरेंस फोर्स, ये सब आपके कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर। अगला है वर्क एनर्जी थ्योरम।
आप सबको पता ही होगा, लेकिन कुछ एक पॉइंट यहां पर एडिशनल आपको मिलेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा के अगर वर्क करते हैं तो वो जो पूरा वर्क आप करते हैं दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स। लेकिन वो कौन सा वो फोर्स होगा ये ध्यान रखना है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, या कुछ एक्सटर्नल भी अगर है, कुछ इंटरनल भी है ना। तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, सभी के सभी फोर्सेस की वजह से टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब ये वर्क डन जो है, टोटल वर्क डन, उसमें जितने भी टाइप के वर्क आप फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का आप वर्क डन यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, सबका वर्क डन आपको यहां पर लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए एक बात तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अभी पीछे पढ़ा कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टी में, दैट इज माइनस U2 माइनस U1 कंजर्वेटिव में। तो अगर आप इस चीज को यहां पर रख देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव, और ये W कंजर्वेटिव की जगह पर माइनस ऑफ डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा K हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ डेल्टा U को उस साइड जब ले जाइएगा तो प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा K प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी का चेंज और ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को हम मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, तो इसका मतलब ये पूरा हुआ आपका मैकेनिकल एनर्जी का चेंज, दैट इज फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। ये दोनों का डिफरेंस करेंगे, डेल्टा ई आएगा, वो किसके इक्वल, W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव। अगर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं है तो फिर W नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा डेल्टा ई, दैट इज E2 माइनस E1। और यही चीज हमने पीछे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के लिए लिखा था कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा U, दैट इज माइनस ऑफ U2 माइनस U1। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आपने देखा ये किसके इक्वल आता है, ये डेल्टा E के बराबर आता है, दैट इज फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दो पॉइंट आप कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का ये वर्क डन किसके बराबर ये याद रखिए। और तीसरी बात ये याद रखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम में जो फोर्स यहाँ पर होता है, कौन से फोर्स की वजह से वर्क डन निकालते हैं, तो टोटल जितने भी फोर्स हैं सब इसके अंदर आ जाते हैं और उसको इक्वल करते हैं K2 माइनस K1, ठीक है ना, K2 माइनस K1। क्लियर। ये चीज जनरली मिस हो जाती है क्योंकि हम लोगों को ये ध्यान होता है कि हाँ कंजर्वेटिव फोर्स होगा या मान लीजिए नॉन कंजर्वेटिव होगा, दोनों होते हैं, दोनों के अलावा भी कोई एक्सटर्नल है कोई इंटरनल है, वो सब होते हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है हमारा वेरिएबल मास सिस्टम। अच्छा ये एक टॉपिक भी हम शुरुआत में मेंशन करना भूल गए कि रॉकेट प्रपोल्सन, ये टॉपिक है आपका। रॉकेट को लॉन्च करने की जब बात होती है तो ये भी टॉपिक मेंशन किया गया सिलेबस में, और यहां से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछा गया था जिसके लिए फार्मूला हमने लिख दिया है, ठीक है। रॉकेट जो प्रपोल्सन होता है, रॉकेट के प्रपोल्सन में यही होता है कि इसके अंदर कोई फ्यूल होगा, वो फ्यूल जब जलेगा तो जलने से क्या होगा, नीचे की तरफ से ये ऐसे फोर्स लगेगा, है ना, ऐसे प्रेशर के साथ ये निकलेगा, जिसको हम लोग जेट बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जेट वर्ड जो है वो क्या है, दैट इज द हाई वेलोसिटी स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड इश्यूइंग आउट ऑफ अ नोजल। ये आपका जो जेट है इसके नोजल से जब बहुत तेज गति से आपका क्या निकलती है, धारा निकलती है फ्यूल की, उसको हम लोग बोलते हैं जेट। तो एक सवाल पूछा जाता है रॉकेट किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, तो रॉकेट जेट प्रपोल्सन के प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब अगर आप देखें इस तरह से जेट के हिसाब से, बाकी कौन से कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बेस्ड होता है, तो ये लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बेस्ड होता है। बाकी जो आपका रॉकेट होता है वो एक वेरिएबल मास सिस्टम है। वेरिएबल मास सिस्टम इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है ये ऊपर जाता है, फ्यूल खत्म होती जाती है, इसका मास वेरी होता जाता है।
तो ये एक वेरिएबल मास सिस्टम है जो जेट प्रोपोर्शन के ऊपर प्रिंसिपल पर काम करता है, या और इसमें कहा जाए इधर से तो ये लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पर काम करता है। और इसके लिए हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि एम डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू ई एक्स माइनस में डी एम अपान डी टी। यहां पर ये जो कैपिटल वी है वो इस जेड की वेलोसिटी है, और ये जो स्मॉल वी और यहाँ एक्स लिखा हुआ है एक्स, इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट वेलोसिटी। एग्जॉस्ट वेलोसिटी मतलब यहां से ये जो निकल रहा है इसको हम बोलेंगे एग्जॉस्ट वेलोसिटी। यहां से जो फ्यूल की जो वेलोसिटी नीचे की तरफ है इसको हम एग्जॉस्ट वेलोसिटी बोलेंगे, और रॉकेट की वेलोसिटी ये जो है उसको हम कैपिटल वी बोल रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल वी और स्मॉल वी में जो रिलेशन है वो ये है कि एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट इज इक्वल टू माइनस में डी एम अपान डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। मास किस तरीके से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है, ये वो टर्म है। और ये पूरा ये जो मास वाला टर्म है और ये जो आपका एग्जॉस्ट वेलोसिटी है, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, रिएक्शन फोर्स या थ्रस्ट फोर्स। इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स या थ्रस्ट फोर्स, जिसकी वजह से, जिसके इक्वल और अपोजिट मोमेंटम की वजह से फिर ये ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे थ्रस्ट फोर्स या रिएक्शन फोर्स। ठीक है, और ये एग्जॉस्ट वेलोसिटी है और ये रॉकेट की वेलोसिटी है। जब आप इसको किसी टाइम टी पर रॉकेट की वेलोसिटी निकालते हैं और इसको पूरा सॉल्व करते हैं, है ना, बहुत लंबा चौड़ा इसका डेरिवेशन होगा, और डेरिवेशन करने के बाद आपको मिलेगा स्पीड ऑफ द रॉकेट एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी, और ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। ये अगर आप भूल जाते हैं तो चल जाएगा काम, लेकिन ये जरूर याद रखिए, इसके ऊपर सवाल पूछे जा चुके हैं और ये फेमस इक्वेशन है, सवाल आते हैं। V इज इक्वल टू वी नॉट वी एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट वेलोसिटी लॉग बेस ई, एम नॉट अपान एम इनिशियल मास और ये फाइनल मास, माइनस में जी इंटू टी अगर आप ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं तो। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, अगर आप ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं तब ये वाला टर्म आएगा, अगर आप ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करते हैं तो जी की वैल्यू को जीरो रखेंगे तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका बन जाएगा। इसमें इसको हम बोलेंगे क्या, एग्जॉस्ट वेलोसिटी, एग्जॉस्ट वेलोसिटी, और ये है आपके रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर सवाल में मेंशन है तब तो ठीक है, नहीं मेंशन है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की क्या है, जीरो, और ये है रॉकेट की किसी टाइम टी पर वेलोसिटी। तो रॉकेट की किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एग्जॉस्ट वेलोसिटी लॉग बेस ई, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट अपान दी, मतलब पूरे सिस्टम का इनिशियल मास अपान में ये किसी टाइम टी पर मास, और माइनस में जी इंटू में टाइम टी। ठीक है, अगर आप ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करते तो ये वाला टर्म छोड़ दीजिएगा, तो आपका इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। तो हमने जनरल इक्वेशन लिख दिया है, कंसीडर करना है नहीं करना है दोनों बातें, इससे आपके काम निकल जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आप याद कर लीजिए। अभी थोड़ी देर में हम सवालों के ऊपर आएंगे, तो इस वाले की टॉपिक के ऊपर भी एक सवाल है। ठीक है ना, एग्जैक्टली इसी इक्वेशन के ऊपर एक सवाल है हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दैट इज कोलिजन। कोलिजन हमें पढ़ना है। कोलिजन में क्या है, दो तरह के कोलिजन की हम बात, कोलिजन तो पता ही होगा आपको कि कोई पार्टिकल है कहीं जा रहा है, किसी दूसरे पार्टिकल से अगर टकराया और टकरा करके वो अपने रास्ते से भटक गया, डेविएट हो गया, दैट इज कॉल्ड कोलिजन। लेकिन फिजिक्स में कोलिजन का मतलब फिजिकल कोलिजन ही नहीं होता है। अगर किसी एक के फील्ड के प्रभाव की वजह से कोई पार्टिकल जो उसकी तरफ जा रहा हो वो अपने पास से डेविएट हो जाए, उसको भी कोलिजन ही बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे न्यूक्लियस के आसपास रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में बहुत सारे पार्टिकल न्यूक्लियस को टच नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी डेविएट हो रहे थे, वो भी कोलिजन की ही कैटेगरी में आता है ना। तो कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। कोलिजन का सिर्फ इतना मतलब है कि किसी एक के प्रभाव में किसी दूसरे का अपने रास्ते से भटक जाना, है ना। अपने रास्ते से अगर आप भटक गए किसी के प्रभाव में, मतलब कि ये फिजिक्स में कोलिजन बोला जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर दो तरह के कोलिजन की हम बात करते हैं, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। एक दो पॉइंट में मिस्टेक हो जाती है, बाकी तो आपको पता ही होगा। जैसे ये आपको पता है कि हाँ इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेगा, और इनइलास्टिक कोलिजन है तो इसमें सिर्फ क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, है ना। ये सबको पता है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व हैं, इसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। लेकिन साथ में काइनेटिक एनर्जी के साथ में ये बात भी ध्यान रखिए, टोटल एनर्जी करके सवाल कई बार पूछ लिया जाता है और आपके दिमाग में चल रहा होता है काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो यहां पर आपको थोड़ा केयरफुल होना है कि टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन तो हमेशा हर जगह इन्वॉल्व होता है। शुरुआत में एकदम मेंशन हुआ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम का कभी भी चेंज नहीं होता है, एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व होती है,
यानी कोई भी चीज का प्रोसेस हो जाए, कोई इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, कुछ भी हो, लेकिन टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन तो हमेशा ही होल्ड करेगा और लीनियर मोमेंटम भी हमेशा ही होल्ड करेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो, है ना। तो यहां पर इन दोनों ही कोलिजन में बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, वो पूरे सिस्टम के अंदर ही आपस में टकरा रहे हैं, इस सिस्टम के अंदर ही, तो एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो इस वजह से लीनियर मोमेंटम दोनों में कंजर्व है और टोटल एनर्जी तो होता ही होता है, इस वजह से टोटल एनर्जी भी कंजर्व है। तो ये वाली जो पहली लाइन है ये ध्यान रखिए कि टोटल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम हर तरह के कोलिजन में, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो इनइलास्टिक हो, हर तरह के इस कोलिजन में ये दोनों हमेशा कंजर्व होते हैं। अब रही बात काइनेटिक एनर्जी की, तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा, लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन है तो फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, ठीक है ना। ये अलग पॉइंट हो गया, लेकिन ये चीज दोनों में कंजर्व होता है, यहां पर टोटल ध्यान रखिएगा, टोटल, ठीक है। तो यहां पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहां पर देख लीजिए, इसमें जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, तभी तो काइनेटिक एनर्जी, है ना, कंजर्व होती है, और इसमें जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं उसमें कुछ या बाकी सब नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन के अंदर पार्टिकल की जो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो मैकेनिकल एनर्जी का कोई भी हिस्सा किसी भी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। मतलब जो पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो ना तो साउंड में, हीट में और किसी भी दूसरे लाइट में इस तरह की एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। अगर कन्वर्ट हो जाता, अगर मैकेनिकल एनर्जी का कोई भी हिस्सा थोड़े बहुत दूसरी हीट और लाइट और साउंड इसमें कन्वर्ट होता, तो उसी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है, फिर काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाती। लेकिन आप तो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने के लिए जरूरी है मैकेनिकल एनर्जी एक तरह से कंजर्व रहे, यानी मैकेनिकल एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट ना हो। अगर वो कन्वर्ट हो भी जाती है तब भी टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा ना भाई। एनर्जी के अलग अलग रूप होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी लाइट में, साउंड में, हीट में कन्वर्ट हो गया तो एनर्जी का कंजर्वेशन तो अभी भी होल्ड कर रहा है, लेकिन वो एक तरह की एनर्जी से दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो यहां से भ्रम नहीं आना कि काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन यहां पर है लेकिन यहां पर तो नहीं है। भाई काइनेटिक एनर्जी एनर्जी का ही एक पार्ट है, और वो एनर्जी किसी भी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तब भी वो एनर्जी ही है। तो यहां पर क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी ही बनी रहती है, बट यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये कंजर्व नहीं होता है, दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां ध्यान रखना है कि यहां पर आपका मैकेनिकल एनर्जी किसी भी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है कोलिजन के बाद, जबकि यहां पर नहीं होता है, इसीलिए यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है और यहां पर नहीं रहता। टोटल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों ही कोलिजन में हमेशा कंजर्व रहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल और गैस के मॉलिक्यूल के बीच का जो कोलिजन होता है वो इस तरह का कोलिजन होता है, और जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो कोलिजन होता है वो इस कैटेगरी में आता है। कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होता, ये एक आइडियल केस होता है। अगर दो पार्टिकल आपस में कोलाइड करें और कोलिजन के बाद चिपक के एक बन जाए, ये होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई ऐसा कोलिजन हो रहा है जिसमें ई की वैल्यू निकल के आ रही 1, फाइनली ई की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, ई मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो अगर ई की वैल्यू 1 निकल के आ रही तो इसको हम बोलते हैं क्या, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 होती है। और ये आपका जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है ये केस तब होता है जब दो चिपक करके एक बन जाते हैं और फिर आगे चलने लगते हैं, और इनके लिए ई की वैल्यू 0 होती है। परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए ई की वैल्यू 0, परफेक्टली इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और अगर कोई पार्शियली इलास्टिक कोलिजन है तो उसके लिए ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। तो जनरली क्या होता है 0 और 1 के बीच में ही मिलता है, क्योंकि कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक और कोई भी कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें ये जो एक दो पॉइंट में मिसिंग, एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल, इसमें जो कंफ्यूजन होता है उसके लिए हमने ये टेबल बनाया था, अदरवाइज आपको पता ही होगा ये टॉपिक, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन और इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ये कोई भी यहां पर वैसे याद करने वाली बात नहीं है, सिर्फ हमने इसलिए लिखा हुआ है कि आप किस किस तरीके से इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। जैसे यहां पर अगर ये आपका दो ऑब्जेक्ट है, दोनों टकराया, फिर टकराने के बाद ऐसे चलने लगा, हमने सभी का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में दिखाया है, u1 u2 v1 v2 वेक्टर को सेम डायरेक्शन में दिखाया है।
अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें आपको पता है कि मोमेंटम और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहेगा। और आपको पता है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है कि इन टकराने से पहले का अगर टोटल मोमेंटम निकालना है तो दोनों के मोमेंटम का वेक्टर सम करना पड़ेगा वेक्टर के फॉर्म में, है ना। तो इसका मोमेंटम m1 u1 वेक्टर के साथ, इसका मोमेंटम m2 u2 वेक्टर के साथ, ठीक है। इसी तरीके से कोलिजन के बाद इनका मोमेंटम और इनका मोमेंटम दोनों का हमने सम कर दिया और अभी भी हमने वेक्टर के फॉर्म में ही लिखा है। ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा रिलेशन वेक्टर के फॉर्म में ही लिखा जाता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ऐसे ही लिखा जाएगा वेक्टर के फॉर्म में। हाँ, लेकिन अगर आपने यहाँ पर डायरेक्शंस को डिसाइड कर लिया है कि सारे लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब बताइए कि दो वेक्टर जब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, अगर मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो पहली बात तो इसको इनका रिजल्टेंट आप ऐसे लिखते हैं वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में और इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो जब आप इनको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करते हैं तब भी तो ये लिखते हैं आर इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। मैग्नीट्यूड में लिखते हैं तब भी ऐसे लिखते हैं। वही चीज यहां किया गया कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसलिए हम इसको चाहे स्केलर में जब लिखें तो ये हटा सकते हैं यहां पर, और आप देखते भी होंगे बुक्स में ये चीज, ये भी सब सेम डायरेक्शन में है तो यहां से भी हम इसको हटा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए पता चले कि ये दोनों टकरा गए और ये मान लीजिए उल्टा होकर इधर आके टकराया, तो u1 को अगर आपने इधर लिया था प्लस में तो u2 बिल्कुल उल्टा जा रहा है, और दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है a माइनस में यहाँ b आता है, तो आप फिर यहाँ पर माइनस b लगा लेते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन को आपको वेक्टर के फॉर्म में होल्ड कराना है। जब वैल्यू को रखने की बात हो विथ डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखना पड़ेगा बीच में प्लस रखना है या माइनस रखना है या इस तरीके से कुछ कंपोनेंट वाली बात है, ठीक है। मोमेंटम के केस में यह ध्यान रखना क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहले तो आप वेक्टर के फॉर्म में ही लिखा करिए, बाद में सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उस चीज को आगे ले जा सकते हैं। चलिए काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जोड़ लीजिए, इसका टोटल जोड़ लीजिए, आपस में बराबर कर लीजिए। ये स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन वगैरह से कोई मतलब इसका नहीं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, 2 डायमेंशन वाले केस में सवालों को हल करते हुए एक बात आपके सामने आएगी, और वो ये कि मान लीजिए ये जैसे पार्टिकल है, इस वाले पार्टिकल से जाके टकराई और टकराने के बाद एक इधर चला गया एक इधर चला गया, इधर वाले का ये मास m1 था और ये v1 से, और ये m2 है ये v2 से जा रहा है, और जिस डायरेक्शन में ये शुरुआत में चला था उस डायरेक्शन के साथ ये θ1 एंगल बना रहा है, ये θ2 एंगल बना रहा है। अब ऐसे में अगर ये कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन, तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि इलास्टिक कोलिजन है तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होल्ड कराना होगा। काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन में कोई रिलेशन में चेंज आएगा नहीं, क्योंकि वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता कि टकराने के बाद सेम ही डायरेक्शन में जा रहे थे या ऐसे कोई एंगल बनाते हुए जा रहे थे। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बिल्कुल सेम तरीके का हमने लिख दिया, ठीक है। लेकिन मोमेंटम की अगर बात करें, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर के केस में अगर आप लिखेंगे तो ये रिलेशन अभी भी वैसा ही बनेगा जैसे कि यहां पर बना हुआ था। अगर आप इसको स्केलर फॉर्म में ले आते हैं तो स्केलर फॉर्म में ले आते टाइम आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि u1, u2, v1 और v2 की डायरेक्शंस क्या हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने से पहले ये जितने भी आपको वेलोसिटीज वगैरह या मोमेंटम का जो डायरेक्शन दिख रहा है, जैसे वेलोसिटी का ये डायरेक्शन तो इसका मतलब मोमेंटम का ये डायरेक्शन है, तो आपको क्या करना होगा, इस वेलोसिटी का इस मोमेंटम का कंपोनेंट निकालना होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इस वाली वेलोसिटी का भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। इस वाली वेलोसिटी का तो हॉरिजॉन्टल ही है, वर्टिकल है नहीं। इस वाले की बात करें तो इसका भी हॉरिजॉन्टल ही था, वर्टिकल था नहीं। तो शुरुआत में जो मोमेंटम था वो एक्स डायरेक्शन में था, तो जितना भी मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में शुरुआत में था उतना ही मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में बाद में भी होना चाहिए, तभी तो मोमेंटम कंजर्व हुआ, है ना। तो ऐसे कंडीशन में मोमेंटम को हमें एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में कंजर्व कराना पड़ता है, और एक्स डायरेक्शन के लिए जैसे इसका देखें तो ये दोनों एक्स डायरेक्शन में ही थे तो हमने लिख लिया। लेकिन इसकी अगर बात करें, अब ये जो v1 है वो तो ऐसे जा रहा है, तो इसका x डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, अगर ये θ1 है तो ये हो जाएगा v1 cos θ1, और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम हो जाएगा, तो लिखेंगे m1 v1 cos θ1। और इसका भी लिखना होगा x डायरेक्शन में, तो अगर ये v2 है ये θ2 है तो इसका कंपोनेंट आएगा v2 cos θ2, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम हो जाएगा। तो x डायरेक्शन के अलोंग हमने दोनों का मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद x डायरेक्शन में हमने मोमेंटम को कंजर्व कराया।
लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो ऐसे बीच में से जा रहा था, मतलब उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा, मतलब वाई डायरेक्शन में भी कुछ मोमेंटम है। लेकिन वाई डायरेक्शन में शुरुआत में तो कोई मोमेंटम नहीं था, इसका मतलब फाइनली भी कोई मोमेंटम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब जितना पहले था उतना बाद में होना चाहिए। एक्स डायरेक्शन में जितना पहले था उतना एक्स डायरेक्शन में बाद में होना चाहिए। वाई डायरेक्शन में शुरुआत में जीरो था तो बाद में भी जीरो होना चाहिए। इसका वाई डायरेक्शन का मोमेंटम इधर आएगा और इसका वाई डायरेक्शन का मोमेंटम इधर आएगा। दोनों अगर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अगर इनकी वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाए तो फिर इनका भी आंसर जीरो आ जाएगा, जो कि यहाँ पर जीरो था। तो इस वजह से हम जब इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे तो इनिशियली जीरो हो जाएगा, और फिर इसका हमने मोमेंटम इधर की तरफ निकाला, ये अगर cos थीटा कंपोनेंट हुआ तो ये साइन में आ जाएगा, तो m1 v1 sin थीटा 1। इसकी बात करें तो ये cos था, ये साइन हो जाएगा, लेकिन इसको वापस इधर ले जाना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इसको यहाँ पर स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो जस्ट उसके डायरेक्शन में ले जाएंगे या रिजल्टेंट दोनों का निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में m2 v2 sin थीटा 2। ठीक है, आप चाहे तो फिर इसको इसके बराबर कर सकते हैं, यानी ये दोनों बिल्कुल इक्वल और अपोजिट होंगे, तभी वाई डायरेक्शन का मोमेंटम जीरो हो पाएगा। ठीक है, तो मोमेंटम को आपको अलग अलग कंजर्व कराना होगा। कई बार आपको स्केलर फॉर्म से काम बन जाएगा, कुछ एक ऐसे सवाल होते हैं जिसमें वेक्टर फॉर्म से जल्दी से आंसर आता है। ठीक है, एग्जाम्पल आगे हम लोग देखेंगे, चलिए नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपने देख लिया, ये एक फार्मूला आप याद रख लीजिए कि E इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अगर मान लीजिए कि दोनों पार्टिकल का कोलिजन के बाद वेलोसिटी v1 और v2 है, तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 और ये होता है u1 माइनस u2। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा तब यूज किया गया है जब ये u1 वेलोसिटी वाला ऑब्जेक्ट u2 वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट से टकरा गया, और टकराने के बाद फिर ये u1 वाला v1 वेलोसिटी से चल रहा है और u2 वाला v2 वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, v2 से। ये सब के सब जब सेम डायरेक्शन में हम लोगों ने लिया था, उस केस में ये फार्मूला निकल के आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 के। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसके ऊपर भी एक सवाल आगे हम लोग करेंगे। ये चीज हमने पीछे ही मेंशन कर दिया कि परफेक्टली अगर इलास्टिक है तो 1 आएगा और परफेक्टली इनइलास्टिक है तो 0 आएगा, बाकी केस में ये 0 और 1 के बीच में आएगा। एक केस आपको पता है कि अगर हम यहां से कोई ऑब्जेक्ट को नीचे गिराएं, है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम यहां से नीचे की तरफ गिराएं तो फ्लोर से टकराने के बाद जब रीबाउंड होता है तो जितनी भी हाइट तक जाता है, बिल्कुल उतना जाए या उससे कम जाए, जो भी हो, इलास्टिक है कि इनइलास्टिक इस बात पे डिपेंड करेगा कितनी हाइट तक वापस जाएगा रीबाउंड होकर। तो ये जितनी भी हाइट तक जाता है वो हाइट के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, कितनी हाइट तक वापस जाएगा, एक बार के बाद, 2 बार के बाद, 3 बार के बाद। तो इस सब के लिए फार्मूला है। पहली बात तो ये जब गिरता है, मान लीजिए यहाँ पर गिरा, यहाँ से इनिशियली 0 u बराबर 0 से चला था, टकराते टकराते इसकी वेलोसिटी v0 हो गई, तो आप कह सकते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई v0। तो अगर ये v0 वेलोसिटी से टकराएगा तो ये वापस जब यहाँ जाएगा, तो वापस जब जाएगा तो यहाँ से वापस जाते टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से वापस जाते टाइम वेलोसिटी, पहली बार रीबाउंड होने पर वेलोसिटी क्या होगी, ये फार्मूला है vn इक्वल टू e पावर n इंटू में v0। ये e का मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, n का मतलब कितनी बार रीबाउंड करने के बाद। देखिए पहली बार रीबाउंड होगा तो n की जगह पर 1, n की जगह पर 1, v1 इज इक्वल टू e v0, है ना। दूसरी बार आप पूछ रहे हैं कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप ये हाइट निकालें, पहली बार रीबाउंड होने पर कितनी हाइट पर जाएगा, वो हाइट इज इक्वल टू यहाँ जहां n था वहां पर सिर्फ 2n लिख लीजिएगा, यहाँ पर hn और यहाँ पर h0 इनिशियल हाइट है, और उसके बाद h1 h2 h3 ऐसे होता जाएगा। तो ये वाले दोनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन सब के ऊपर सवाल आते हैं। एक और है यहाँ पर, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले टोटल कितना टाइम लगेगा इसको, जब ये गिरा था वहां और रुकने में, तो ये इसका आप ये एक्सप्रेशन याद कर लीजिए, √2 h0 अपान g 1 प्लस e अपान में 1 माइनस e। ठीक है ना, वैसे जनरली इसके ऊपर आता कुछ नहीं है, लेकिन याद रखें ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कोलिजन था ये। अब हम लोग आ गए हैं थियरी के लास्ट टॉपिक के ऊपर। थियरी के लास्ट टॉपिक के ऊपर आ गए हैं, इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर, स्कैटरिंग एंगल और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। इनको हम लोग देखेंगे, इसमें थोड़ा डिफिनीशन और कुछ फार्मूले, फिर न्यूमेरिकल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इस क्लास का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इस क्लास का ये आपका थियरी का लास्ट टॉपिक होगा। ये तीनों टॉपिक को हम समझेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। देखिए इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, न्यूक्लियस या किसी भी स्कैटर, ये मान लीजिए कोई स्कैटरिंग
सेंटर है, मतलब कोई न्यूक्लियस है मान लीजिए जहां पर हम पार्टिकल को भेज करके उससे टकराना चाहते हैं, तो ये हुआ आपका न्यूक्लियस, या इसको हम स्कैटरिंग सेंटर बोल सकते हैं। ठीक है, और इससे बगल में हमने कुछ एक पार्टिकल को ऐसे इंसिडेंट किया है। ये हमारा मान लीजिए न्यूक्लियस है, ऐसे इमेजिन करिए बड़ा सा ऐसे है। हमने पार्टिकल को बिल्कुल ऐसे इसके सेंटर के सामने न भेज करके इससे कुछ दूरी पर ऐसे पार्टिकल को भेजा है, और जब हमने पार्टिकल को इंसिडेंट किया यहां से ऐसे, और ये हमारा स्कैटरिंग सेंटर है, तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, और इसकी वजह से इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव, पूरा न्यूक्लियस है, एटम नहीं है, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो रिपेल होकर के ये ऐसे इधर निकल गया। यानी ये था डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे या बीम, और ये है डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड बीम या पार्टिकल। आपका ये जो इस तरफ जाने वाला पार्टिकल था ऐसे, वो ऐसे जाते जाते इसके प्रभाव में आकर स्कैटर हो गया, है ना, स्कैटर हो गया, और स्कैटर होकर के ये ऐसे चला गया, तो ये भी कोलिजन की ही कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना। अब ये देखिए आपका ये जो इंसिडेंट पार्टिकल को आपने जो भेजा था, वो इस स्कैटरिंग पार्टिकल के सेंटर से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर था, है ना। अगर इस पूरे न्यूक्लियस के सेंटर की बात करें तो सेंटर से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आपने पार्टिकल को इंसिडेंट किया था, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही बोलते हैं हम इंपैक्ट पैरामीटर P से या कई बार B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसका सेंटर है, हम पार्टिकल को ऐसे भी भेज सकते थे, ऐसे भी, ऐसे भी, कैसे भी। तो ये जो एक्सिस है, इससे हमारा जो पार्टिकल है वो जितनी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे जा रहा है, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। ये है इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर। और आपको साफ साफ दिख रहा है इंपैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा होगा स्कैटरिंग उतनी कम होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका इफेक्ट घटेगा, तो स्कैटरिंग भी कम होगी, है ना। तो इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ने पर स्कैटरिंग कम होती है, यानी स्कैटरिंग एंगल घटता है इंपैक्ट पैरामीटर जब ज्यादा होने पर। और अगर इंपैक्ट पैरामीटर कम है तो स्कैटरिंग बहुत ही ज्यादा होगी, है ना। इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगी, इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा है स्कैटरिंग और कम होगी, अगर इंपैक्ट पैरामीटर बहुत ज्यादा है तो स्कैटरिंग नहीं होगी, है ना। तो इंपैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल का ये जो रिलेशन है अपोजिट वाला, ये आप ध्यान रखिएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। इसका प्रॉपर एक फार्मूला होता है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इंसिडेंट डायरेक्शन और स्कैटर डायरेक्शन की बात करें तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है इसको हम स्कैटरिंग एंगल बोलेंगे, स्कैटरिंग एंगल बोलेंगे। ठीक है ना। ये दोनों बातें यहाँ पर आपकी हो गई, P या B से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपका ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जब भी हम किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर या किसी भी स्कैटर पार्टिकल की तरफ कोई पार्टिकल को हम सेंड करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, वो पार्टिकल वहां से जा करके जब टकराता और टकरा करके स्कैटर होता है, तो वो पार्टिकल के स्कैटर्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का ये तरीका है जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। एक्चुअल में स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एक इफेक्टिव एरिया होता है, इफेक्टिव एरिया होता है स्कैटरिंग सेंटर का या पार्टिकल का, स्कैटर्ड पार्टिकल का। ये होता है इफेक्टिव एरिया जो पार्टिकल के स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी बताता है कि पार्टिकल की स्कैटर्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है ना। जो आपने सामने टारगेट रखा हुआ है, इसका वो ये इफेक्टिव एरिया होता है जो उससे टकराने के बाद पार्टिकल के स्कैटर्ड होने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। और इसकी डिफिनीशन आपको याद रखनी होगी। दो तरह का स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है, एक होता है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और एक होता है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। पहले हम देखेंगे टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की डिफिनीशन। फार्मूला है सिग्मा इक्वल टू n अपान आई नॉट, लेकिन ये n क्या है और आई नॉट क्या है ये आपको याद रखना होगा। नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हो गए ये उनकी संख्या, डिवाइडेड बाई टोटल कितने पार्टिकल्स आ रहे थे पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया के ऊपर। इस स्कैटरर के ऊपर पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया पे कितने पार्टिकल आ रहे थे वो अपान में है, और ऊपर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हुए डिवाइडेड बाई पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया पर कितने पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे थे। इनके रेशियो को हम बोलते हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, जो कि इफेक्टिव एरिया होता है जो कि पार्टिकल के स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी को बताता है। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो सिग्मा इक्वल टू n अपान आई नॉट। और ये जो चीज है कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो इंसिडेंट हुए पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया में, इसको हम लोग इंसिडेंट इंटेंसिटी
या फिर हम इसको फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम यहाँ पर यूज किया जाता है, फ्लक्स डेंसिटी या इंसिडेंट इंटेंसिटी, ऐसे टर्म भी इसके लिए यूज किए जाते हैं, बट ये पूरा हमने एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ये हुआ हमारा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। दूसरा होता है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अब डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में यही होगा, ये अपान वाली जो वैल्यू है वो तो एज इट इज रहेगी, है ना, अपान वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज रहती है। ऊपर वाली जो वैल्यू जिसमें आप बोलते थे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हुए, वो आप पूरा के पूरे पार्टिकल लिख लेते थे। बट यहाँ पर जब आप डिफरेंशियल वाले में जाएंगे तो आपको बस एक चीज लास्ट में जोड़ना है, क्या, पर यूनिट सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आप जानते हैं 3 डायमेंशन में जो एंगल बन रहा है उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो मान लीजिए ढेर सारे पार्टिकल्स आ रहे थे और इस पर्टिकुलर डी ओमेगा सॉलिड एंगल से जो पार्टिकल्स जा रहे थे उनकी बात आप इसके पहले कर रहे थे। तो पर यूनिट सॉलिड एंगल से कितने पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, अगर उनका रेशियो आप लेकर लिखते हैं, इसको हम डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, तो यानी जो भी चीज यहां पर थी वही चीज यहां भी होगी, सिर्फ ओमेगा से, डी ओमेगा मतलब इसका ये जो आपका सॉलिड एंगल है उससे यहां पर डिवाइड करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, ये आप लिख सकते हैं कि ये आपका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होता है। तो ये आप जो आपका जो टोटल क्रॉस सेक्शन था उसका ओमेगा को आप डिवाइड कर देंगे और उसके साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। सारी चीजें डिफिनीशन में बिल्कुल सेम है, बस यही चीज एडिशनल है कि स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। और ये चूंकि एरिया है तो इसका जो यूनिट आता है वो यूनिट हम यूज करते हैं बार्न, और 1 बार्न इक्वल टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर है। तो ये यूनिट आप याद रखिएगा कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का यूनिट क्या होता है, बार्न होता है। ठीक है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का यूनिट बार्न होता है। एक फार्मूला यहां पर और है, वो है इंपैक्ट पैरामीटर और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के बीच का रिलेशन, कि सिग्मा थीटा, थीटा यहां पर स्कैटरिंग एंगल है, अगर थीटा एंगल से कोई स्कैटर्ड हो रहा है उसका ये टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, और ये है आपका इंपैक्ट पैरामीटर, मतलब कि सेंटर से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से पार्टिकल जा रहा है, पी माइनस में पी अपान साइन थीटा, डी पी अपान में डी थीटा। तो ये भी एक फार्मूला है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और इंपैक्ट पैरामीटर के बीच में। ठीक है, चलिए ये पूरा डिफिनीशन वाला पोर्शन आपका हो गया स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का, जिसमें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की आपने डिफिनीशन देखी, फार्मूला देखा, यूनिट देखा, और इंपैक्ट पैरामीटर और क्रॉस सेक्शन के बीच में रिलेशन भी आपने देख लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, और इसमें हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे। रदरफोर्ड स्कैटरिंग में क्या है कि हम अब रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग था, हम सीधे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि मान लीजिए कि ये हमने कोई पॉजिटिव पार्टिकल ले लिया। अभी हम अल्फा पार्टिकल के भी केस में बात करेंगे। मान लीजिए कोई एक पॉजिटिव पार्टिकल लिया जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो उसका पूरा जो चार्ज होगा वो हो जाएगा प्लस में Z इंटू ई। ठीक है ना, उसके जो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। और ये है हमारा कोई न्यूक्लियस जिसका चार्ज हमने प्लस में ZE लिखा है, इसको देखिए Z' लिखा है, इसको ZE लिखा है। अब ये पार्टिकल ऐसे आ रहा था न्यूक्लियस की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है तो इस वजह से रिपल्सन होगा, और ये पार्टिकल जो ऐसे आ रहा था वो यहीं से ऐसे घूम जाएगा। ये जिस तरह के पाथ पर चलता, वो पाथ बिल्कुल आप इसका जब इक्वेशन निकालते हैं इसके ट्रेजेक्टरी का, वो हाइपरबोला का इक्वेशन देता है। हाइपरबोला का इक्वेशन कैसे मिलता है कि इसेंट्रिसिटी जो होती है, इसेंट्रिसिटी आप जानते हैं, तो इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, और 1 से ज्यादा इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला के लिए होता है ना, और पैराबोला के लिए 1 से कम होता है, सर्किल के लिए 1 के बराबर होता है। तो वो चीज आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ई की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये पाथ आपका हाइपरबोलिक होगा, और ये इसके इक्वेशन से प्रूव होता है। ठीक है, ये पार्टिकल जो आपका पॉजिटिव ये पार्टिकल आ रहा था, इसका ये इंसिडेंट होने का डायरेक्शन था, और यहां से ये ऐसे होके वापस चला गया, तो ये आप कह सकते हैं कि ऐसे ये भी एक मतलब इसके वापस जाने का ये डायरेक्शन हो गया। ये आने का डायरेक्शन था, ये वापस जाने का डायरेक्शन हुआ, है ना। यानी इधर की तरफ चलने वाला पार्टिकल यहां आप कह लीजिए ऐसे आके जो घुमा हुआ है, तो आप इसको अगर आप इस लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो पार्टिकल को इधर जाना था इस डायरेक्शन में, वो एक्चुअली घूम करके इस डायरेक्शन में चला गया। तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच का ये जो डेविएशन हुआ, यही स्कैटरिंग एंगल है, जो कि पीछे वाले डायग्राम में भी आपने देखा। बट रदरफोर्ड वाले में क्या होता है, बुक में ऐसा डायग्राम बना होता है, तो इसको उससे मैच करके रिलेट करके समझना मुश्किल होता है। ठीक है, आपने देखा था कि इंसिडेंट जैसे जाता है और फाइनली जैसे ये डेविएट होकर चला जाता है, इसके बीच का एंगल
आपका स्कैटरिंग एंगल था। वही चीज यहाँ भी है, इंसिडेंट ऐसे हो रहा था, फाइनली निकल के इधर चला गया, तो ये एंगल आपका स्कैटरिंग एंगल हो गया। फिर आपने देखा था कि ये अगर स्कैटरिंग सेंटर है, इसका ये एक्सिस है, इससे जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हम पार्टिकल को इंसिडेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। वो चीज यहाँ भी है आपका, देखिए ये न्यूक्लियस है यानी सेंटर है, ये जैसे यहाँ पर था वैसे ये न्यूक्लियस का सेंटर है, ये हमने एक्सिस बना दिया और पार्टिकल को हम ऐसे भेज रहे हैं। इसका मतलब आप देखिए कि ये पार्टिकल था, ये सेंटर था, सॉरी आप इसका एक्सिस के पैरेलल अगर ले लीजिए, पैरेलल ऐसे, तो ये इसका एक्सिस हो गया। तो अगर आपका ये सेंटर था और पार्टिकल को आप ऐसे भेज रहे हैं तो इस वाले एक्सिस और इस इंसिडेंट रे के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, इसको हम इंपैक्ट पैरामीटर बोलेंगे, जो कि आपने यहाँ पर देखा था। ठीक है, इंपैक्ट पैरामीटर हो गया, स्कैटरिंग एंगल हो गया, और ये जो पार्टिकल आ रहा है इसके पास जो टोटल चार्ज है वो हमने लिख दिया Z-E। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब कोई बात नहीं है, अब सारी वो चीजें जो आपने पीछे पढ़े वो फार्मूले रदरफोर्ड वाले केस में हम यहाँ पर जनरली मेंशन कर देते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज इधर से आ रहा हो उसके केस में इंपैक्ट पैरामीटर का ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर अपान में 2 टाइम्स ऑफ E मतलब इंसिडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना, इंसिडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। और कॉट थीटा बाई 2 में जो थीटा है वो है आपका स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, स्कैटरिंग एंगल। ये फार्मूला अभी कैसा है, ये इन जनरल है। इन जनरल का मतलब सामने से आने वाला जो पार्टिकल है हमें उसका एटॉमिक नंबर Z- नहीं पता है, वो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, लेकिन अगर हम रदरफोर्ड पार्टिकल में अगर स्पेशली हम अल्फा की बात करें, अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट करें तो अल्फा के लिए Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जैसे आप Z- की वैल्यू 2 रखेंगे ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा पार्टिकल के केस में इंपैक्ट पैरामीटर का फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपान में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कॉट थीटा बाई 2, ये अल्फा पार्टिकल के केस में, और ये किसी भी पॉजिटिव चार्ज के केस में। ठीक है, इसलिए आपको ये याद रखने से फायदा है, कोई भी केस प्रोटॉन वगैरह का केस दे दिया तो Z की वैल्यू 1 रख लीजिए, अल्फा का दे दिया तो 2 रख लिया, कुछ और दे दिया तो वो रख लीजिए, है ना, इससे सारे काम हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अल्फा पार्टिकल के लिए है, ध्यान रखना। तो Z- होता है और यहाँ 2 होता है, ये वाला अल्फा के लिए 2 और ये 2 कैंसिल होकर के फिर आपको ये दे देता है। सिमिलरली अगर हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की बात करें तो जनरली जो इसका फार्मूला होता है 1/4, और यहाँ जो दिख रहा है आपको ये पूरा देखिए, ये जो भी दिख रहा है ये पूरा पार्ट यहाँ लिखा हुआ है Z- स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ऑफ E, लेकिन इसका होल स्क्वायर है, और जहां ये एंगल लिखा रहता था वहां है कोसेक पावर 4 थीटा बाई 2, और यहाँ 1/4, मतलब ये चीज और ये चीज आपको अलग दिख रही है, बाकी ये पूरा टर्म एज इट इज यहाँ पर है लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में। ये है आपका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन रदरफोर्ड के केस में, तो इसको हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, और ये एग्जैक्टली टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के लिए बात करेंगे तो फिर से वही बात है, Z की जगह पर 2 रखेंगे, और जब यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो 2 का होगा स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होने पर जो 4 आएगा वो इस वाले 4 को कैंसिल कर देगा, है ना, या सॉरी एक काम कर लीजिए, जैसे आप यहाँ पर 2 रखेंगे इस वाले 2 से ये वाले 2 को फिर से कैंसिल कर लीजिए, बिल्कुल सेम तरीके से, है ना, बाकी को एज इट इज रहने दीजिए, 1/4 ZE स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E, और यहाँ पर पावर 2 और बाहर कोसेक पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, यहां पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देखिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन यहाँ पर एक तो कॉसेक थीटा बाई 2, इस वाले एंगल के कॉसेक पावर 4 इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ Z लिखा हुआ था Z- स्क्वायर मतलब ZE और Z-E, तो ZE का मतलब न्यूक्लियस के चार्ज की वैल्यू और उसका स्क्वायर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Z-E का मतलब क्या, इंसिडेंट पार्टिकल के चार्ज की वैल्यू और उसका भी स्क्वायर, और E का यहाँ पर स्क्वायर होगा तो 1/E स्क्वायर मतलब सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/E स्क्वायर बोल सकते हैं, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू ZE का पावर 2 बोल सकते हैं, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू Z-E का पावर 2 बोल सकते हैं, और सिग्मा प्रोपोर्शनल टू यहां से आप बोल सकते हैं कॉसेक पावर 4 और थीटा बाई 2। ये डिपेंडेंसी आप याद रखिएगा, और ये वाला तो सवाल पूछा गया है आपको, कॉसेक और ये एनर्जी को दोनों को मिला के सवाल पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो ये था आपका डिपेंडेंसी, और लास्ट में है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम यहां तक जाता है और उसके बाद उसके आगे नहीं जा पाता, इसका मतलब इस पार्टिकल की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, अब उसके आगे नहीं जा पा रही, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में जो सबसे नजदीक पहुंच की दूरी है
उस दूरी पर क्या होता है कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ 1/4πε0, इसका चार्ज और जाने वाले पार्टिकल का चार्ज और अपान में बीच का डिस्टेंस d। बस d को इधर रिप्लेस कर लीजिए, इन सबको इधर ले जाइए, ये आपको मिलेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला। ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया है कि गन ऑफ मास कैपिटल M इज माउंटेड ऑन अ कैरियर्स ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड रेस्ट ऑन अ स्मूथ प्लेन। एक गन है वो किसी उस पे रखा हुआ है, एक उस पे सरफेस पे, और वो सरफेस में रेस्ट में है। व्हेन इट फायर्स अ सेल्स ऑफ मास स्मॉल m, जब इस गन में से स्मॉल m मास का कोई सेल निकलता है horizontally, the energy of the explosion is such as to capable of projecting the cell to a height small h. The recoil velocity of the gun is, ध्यान समझिए, किसी कैरियर्स के ऊपर यानी गाड़ी के ऊपर मान लीजिए इसके ऊपर एक गन है और इन सब का अपना मास आपको इग्नोर करना, ये जो भी गन है इस गन से, ठीक है ना, चलिए ऐसे इमेजिन कर लीजिए, यहां से ये कुछ निकलता है बुलेट जैसा। अब ये जो निकल रहा है इसका करें कि टोटल जो मास है, इसका गन का टोटल मास कैपिटल M है और इसमें से ये जो सेल निकल रहा है या बुलेट निकल रहा है उसका मास स्मॉल m है। करें कि एक्सप्लोजन एनर्जी इतनी है कि वो इतनी सक्षम है, अच्छा ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ये वर्टिकली ऐसे नहीं, ऐसे हॉरिजॉन्टली यहां से बुलेट निकल रहा है। तो अगर इस गन से हॉरिजॉन्टली कोई बुलेट ऐसे निकल रही है तो करें कि यहां पर एक्सप्लोजन एनर्जी इतनी कैपेबल है कि निकलने वाले बुलेट को h हाइट तक ऊपर तक फेंक सकती है, ऊपर तक पहुंचा सकती है। एक्सप्लोजन एनर्जी का मतलब कि इस गन के अंदर से बुलेट को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो एनर्जी को हम बोल रहे हैं एक्सप्लोजन एनर्जी, मतलब इसको एक्सप्लोड करने के लिए जरूरी एनर्जी। अब आप बताइए कि आपको पता है कि जब ये यहां से निकलेगा बुलेट, पहली बात तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से गन का पीछे की तरफ मोमेंटम इज इक्वल टू बुलेट का आगे की तरफ मोमेंटम, ये हो जाएगा। यहां से हम चाहें तो बुलेट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, दैट इज हो जाएगा मास वेलोसिटी और अपान में मास ऑफ दी बुलेट। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, क्योंकि सिस्टम के अंदर सब कुछ हो रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है, पहली बात। दूसरी बात ये करें कि एक्सप्लोजन जो एनर्जी है वो इतनी कैपेबल है कि अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली न भेजते, अगर हम इसको ऊपर भेजने की कोशिश करते तो h हाइट तक ये ऊपर चली जाती, लेकिन जा नहीं रही है, जा रही है हॉरिजॉन्टली। तो एक्सप्लोजन एनर्जी इतनी कैपेबल है, यानी जो भी टोटल एक्सप्लोजन एनर्जी है वो एनर्जी इतनी कैपेबल है कि m मास वाले ऑब्जेक्ट को h हाइट तक भेज सकती है। मतलब कि इस पूरी एनर्जी से कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास आ जाएगी, m इंटू जी इंटू एच के बराबर। अगर स्मॉल m मास वाले बुलेट को h हाइट तक हम भेजें तो टोटल जो एनर्जी होगी वो mgh हो जाएगी, और ये एनर्जी किससे मिलेगी, एक्सप्लोजन एनर्जी से। और एक्सप्लोजन एनर्जी की वजह से ही ये बुलेट यहां से निकला हुआ है। और आप देखिए जितनी टोटल एनर्जी यहां पर एक्सप्लोजन के लिए दी गई वो एनर्जी से दो लोग यहां दौड़ रहे हैं, एक तो बुलेट आगे की तरफ और दूसरा गन आपका पीछे की तरफ। यानी टोटल एक्सप्लोजन एनर्जी जो है वो बुलेट और गन की काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगी। करें कि ये इतनी ज्यादा एनर्जी है कि इतनी एनर्जी अगर हम सिर्फ पार्टिकल इस m को देते और ऐसे फेंकते तो h हाइट तक ये ऊपर भी चली जाती। तो ये टोटल एनर्जी को हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर किया, लेकिन ये जा नहीं रहा है, बस उसके इक्विवेलेंट है। और टोटल एक्सप्लोजन एनर्जी का मतलब गन का काइनेटिक एनर्जी प्लस में बुलेट का काइनेटिक एनर्जी है ना, इज इक्वल टू ये बुलेट का टोटल पोटेंशियल एनर्जी। बस ये रिलेशन आपको बना लेना था और स्मॉल v की वैल्यू यहां पर रख लीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 1 अपान कैपिटल M v² और प्लस में 1 अपान स्मॉल m। और आप देखिए जो v² है v की जगह पर ये हो जाएगा m² v² और अपान में क्या, स्मॉल m का स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल, इज इक्वल टू क्या है, m इंटू जी इंटू एच। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना रिकॉइल ऑफ द गन का पीछे की तरफ वेलोसिटी यानी कैपिटल V। तो यहाँ से 1/2 mv², 1/2 m² v² और अपान में m। तो अगर हम 1/2 और v² को कॉमन लें या तो सीधे सीधे v² को कॉमन लें तो यहाँ से मिलेगा m, ये अपान में 2 है, m अपान में 2 प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा कैपिटल M पावर 2 और अपान में हो जाएगा ये 2 और स्मॉल m। एक काम करते हैं, यहाँ और यहाँ से हम चाहे तो m को भी बाहर ले लें, या तो एक काम करिए इसमें m से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी m से मल्टीप्लाई करिए, इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल m इंटू जी इंटू क्या h। ठीक है, ठीक है,
चलिए अब यहाँ से आपको v स्क्वायर निकालना, तो ये देखिए ऐड हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 इंटू एम स्क्वायर क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एम स्क्वायर जी इंटू एच, और डिवाइड में क्या जाएगा, डिवाइड में ये जाएगा स्मॉल m कैपिटल M और प्लस में कैपिटल M का स्क्वायर, और हम इसका अगर स्क्वायर रूट ले लें तो हमें सीधे सीधे v मिल जाएगा, तो v इक्वल टू ये स्क्वायर रूट के अंदर है ना। तो ये जो गन होगा वो आपका पीछे जाएगा इस वेलोसिटी से 2m स्क्वायर जी एच और अपान में स्मॉल m कैपिटल M प्लस m स्क्वायर। आप इसमें से अगर आप कैपिटल M को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात सिर्फ थी क्या, इंपॉर्टेंट बात थी ये वाला इक्वेशन जो ये बोल रहा है कि एक्सप्लोजन एनर्जी इतनी कैपेबल है कि m मास वाले बुलेट को h हाइट तक पहुंचा सकती ही। इसका मतलब कि एक्सप्लोजन एनर्जी इज इक्वल टू m h हाइट तक m मास की टोटल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी mgh, और एक्सप्लोजन एनर्जी की वजह से ही ये एक्सप्लोजन हुआ है, बुलेट निकला हुआ है, गन पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब जो एक्सप्लोजन एनर्जी दी गई थी वही एनर्जी अब इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखाई दे रही है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम इज इक्वल टू एक्सप्लोजन एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक है, बस यही चीज थी, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन आपको पता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ए नहीं करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसको देख लीजिएगा एक बार आप फिर से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक दो क्वेश्चन छोड़ेंगे आपके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे अ वैगन फिल्ड विद सैंड हैज अ होल सच दैट सैंड लीक्स थ्रू अ बॉटम एट अ कांस्टेंट रेट माइनस dm अपॉन dt इक्वल टू लैम्डा। मतलब एक कोई कंटेनर है, उसके अंदर बालू भरा हुआ और वो बालू जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका मास उसमें से निकल के कम हो रहा है, उसका ये जो रेट है वो लैम्डा के बराबर है। अगर फोर्स एक्ट ऑन अ वैगन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, तो कह रहे हैं कि इफ इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड इज v देन द इक्वेशन ऑफ द मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता करना है, मतलब F का रिलेशन निकालना है आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन F इक्वल टू क्या होता है, ये होता है dp अपॉन dt, और p का मतलब होता है क्या, p का मतलब होता है मास इंटू में वेलोसिटी है ना। तो मास इंटू में वेलोसिटी यानी हमें मोमेंटम निकालना होगा, और मोमेंटम जब निकल जाएगा तो उसका हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें फोर्स का इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगा। रेट किस रेट से मास डिक्रीज हो रहा है, तो देखिए dm अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा है, माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, माइनस बोल रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो dm अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा, तो इसका मतलब dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी dt टाइम में dm मास डिक्रीज हो रहा है, तो dt dm अपॉन dt इक्वल टू लैम्डा, तो इसका मतलब dm इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू dt। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू में t, मतलब t टाइम में कितना मास डिक्रीज हो रहा है, इतना मास डिक्रीज हो रहा है, टी टाइम में इतना मास डिक्रीज हो रहा है। इनिशियल मास m नॉट था, तो बचा हुआ मास कितना हो जाएगा, बचा हुआ मास आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा m नॉट माइनस में ये लैम्डा इंटू में टी, ये हो जाएगा आपका किसी टाइम t पर बचा हुआ मास m। इनिशियल मास में से जो माइनस मास जो डिक्रीज हो रहा है वो मास को हमने माइनस कर दिया, तो ये हुआ बचा हुआ मास किसी टाइम t पर। मास दिया हुआ है और उसी टाइम t पर वेलोसिटी भी दिया हुआ है, तो आप मोमेंटम निकाल लीजिए। तो मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास की जगह पर m नॉट माइनस में लैम्डा इंटू टी, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, वेलोसिटी। और मोमेंटम को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए न्यूटन के सेकंड लॉ से, तो आपको फोर्स का इक्वेशन मिलेगा F इक्वल टू डी dt ऑफ p, और p की जगह पर क्या, m नॉट माइनस में लैम्डा t और इंटू में v। इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड करके, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, तो इसको डिफरेंशिएट करिए फिर सेकंड को मल्टीप्लाई करिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा और t का 1 हो जाएगा, माइनस में लैम्डा बचेगा, तो माइनस में लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू में सेकंड प्लस सेकंड इंटू सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इंटू में फर्स्ट, तो फर्स्ट मतलब ये m नॉट माइनस में लैम्डा t, और इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dv बाई क्या dt। तो कुल मिला के आपको मिल गया F इक्वल टू m नॉट माइनस लैम्डा t dv बाई dt, और माइनस में माइनस इंटू v लैम्डा, माइनस में v लैम्डा, यानी आपको मिल जाएगा आंसर नंबर ए, F इक्वल टू m नॉट माइनस में लैम्डा t इंटू में dv बाई dt और माइनस में v इंटू लैम्डा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नहीं देखिए क्वेश्चन को हिंदी में लिखना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इसका कारण ये है कि ये ऐसे टॉपिक्स जिस तरीके से जो लैंग्वेज वगैरह लिखी हुई है, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जिनकी हिंदी मुझे नहीं पता है,
तो अब ऐसा तो है नहीं किसी क्वेश्चन के आधे पार्ट का हिंदी लिखें आधे का ना लिखें, तो मुश्किल चीज हो रहा है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो देखिए 11-12 तक के जो टॉपिक हैं उनका तो हिंदी पता चल जाता है, बट जो टॉपिक आपने बीएससी में पढ़े, जो आपने एमएससी में पढ़े, उन सारे टॉपिक का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं पता है, और एग्जैक्ट ही पता होना चाहिए, इधर उधर का कोई ट्रांसलेशन गूगल टाइप का नहीं करना है आपको, है ना। तो जब जैसे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वगैरह आ गया, इम्पैक्ट पैरामीटर आ गया, इन सब की हिंदी पता ही नहीं है, तो फिर इसलिए हमने इस चीज को ड्रॉप कर दिया, इस आइडिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहे हैं कि 2 पॉइंट मासेस स्मॉल m एंड 4m आर एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक स्मॉल m मास है और एक 4m मास है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ऑन बीइंग रिलीज्ड इन फ्री स्पेस they move towards each other due to the mutual gravitational attraction only। जब इनको ऐसे फ्री छोड़ दिया जाता है तो ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के नजदीक आते हैं। The acceleration produced in the smaller mass will be, जो कम मास वाला ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो एक्सीलरेशन आएगा उसको दूसरे वाले के एक्सीलरेशन से कंपेयर करना। ठीक है, देखिए आपको ये बात पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यहाँ लिखा भी है, यहाँ लिखा भी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो म्यूचुअल नेचर का होता है। म्यूचुअल मतलब क्या, कि अगर एक मास यहाँ है एक मास यहाँ है, तो जितना ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उतना ही ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर ये एक चार्ज यहाँ है एक चार्ज यहाँ है, तो जो कूलाम फोर्स के फार्मूले से आप फोर्स निकालते हैं, वो फोर्स ये वाला इसके ऊपर भी लगाता है और ये वाला इसके ऊपर भी लगाता है। ये म्यूचुअल फोर्सेस हैं। यानी अगर हम इनके ऊपर देखें तो इन जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी इनके आपस में लगने वाले फोर्स की वैल्यूज क्या है, सेम है। तो फोर्स की अगर वैल्यू सेम है तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम इसके लिए बात करें, इसके लिए छोटे वाले का एक्सेलरेशन निकालें तो फोर्स अपान में छोटे वाले का मास, बड़े वाले के लिए एक्सेलरेशन निकालें तो फोर्स अपान में बड़े वाले का क्या, मास। अब बताइए m1 और m2 में से बड़ा कौन है, ये m1 है ये m2 है। तो अगर m2 बड़ा है और ये f और f दोनों में सेम है, अगर ये कांस्टेंट है तो ये उल्टा रिलेशन है ना, जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम। ठीक है, तो छोटे वाले का मास क्या है, कम, तो एक्सेलरेशन ज्यादा। बड़े वाले का मास क्या है, ज्यादा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब कि a1 की वैल्यू ज्यादा होगी a2 से अगर m1 की वैल्यू कम है m2 से तब, और दोनों में फोर्स की वैल्यू बिल्कुल सेम है। यही चीज आपको देखने को मिलता है जब आप ग्रेविटेशन के केस में बोलते हैं ना कि ये अर्थ है और ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जी एक्सेलरेशन से पृथ्वी की तरफ जा रहा है। यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर ये m1 मास हुआ और ये आपका m2 मास हुआ तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो सेम ही लग रहा है। मतलब जितना अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रही है उतना ही फोर्स ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ के ऊपर लगा रही है, ऊपर की तरफ खींच रही है। दोनों बिल्कुल इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं, लेकिन इसका मास कम होने की वजह से इसका एक्सीलरेशन ज्यादा है और इसका मास ज्यादा होने की वजह से एक्सीलरेशन कम है, क्योंकि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपान में मास। फोर्स दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम लगा रहे हैं, लेकिन इसका मास बहुत ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर जो एक्सीलरेशन इधर की तरफ आता है वो बहुत कम होता है, और इसका मास बहुत कम होने की वजह से इसमें जो एक्सीलरेशन आता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो हमें लगता है कि पार्टिकल को अर्थ ने खींच लिया, इस पार्टिकल ने भी अर्थ को खींचा, लेकिन इतना ज्यादा मास है कि उसमें कोई खास एक्सीलरेशन आया नहीं, कोई फर्क पड़ा नहीं उसके ऊपर, है ना। तो ये बात यहां पर भी लागू होती है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि मास अगर फोर्स सेम है तो मास जिसका कम होगा उसमें ज्यादा एक्सीलरेशन होगा। तो आप बोलेंगे द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्मॉलर मास विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द ग्रेटर मास, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, 5-7 क्वेश्चन ये कंप्लीट कर ले, नहीं तो आप लोग। सेल ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड सडनली एक्सप्लोड इनटू 2 इक्वली फ्रेगमेंट्स। मतलब कि ये 2 किलोग्राम मास का कोई ऑब्जेक्ट था, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे ऐसे जा रहा था। तो मान लीजिए ये है आपका ऑब्जेक्ट
और ये 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, 4 मीटर पर सेकंड से। इसका मास कितना था, 2 किलोग्राम। जाते जाते क्या हुआ, अचानक से बीच में एक्सप्लोड कर गया, फट गया। और जब फटा तो क्या हुआ, क्या हुआ कि दो इक्वल पार्ट में फट गया। तो मान लीजिए यहाँ पर आने पर ये एक्सप्लोड हुआ, एक पार्ट इधर चला गया और एक पार्ट इधर चला गया। लेकिन अगर ये 2 किलोग्राम का था तो इसका मतलब अगर बराबर बराबर में टूटा है तो 1 किलोग्राम का ये टुकड़ा और 1 किलोग्राम का ये टुकड़ा, है ना। ये 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था शुरुआत में, अब ये टूट गया। आगे करेंगे द फ्रैगमेंट्स गो ऑन डायरेक्शंस इंक्लाइंड विद द ओरिजिनल लाइन ऑफ द मोशन विद इक्वल स्पीड। दोनों सेम स्पीड से जाते हैं और ओरिजिनल लाइन के साथ कुछ एंगल बनाते हुए। मान लीजिए ये θ1 एंगल बनाते हुए, ये θ2। इसीलिए हमने पीछे डायग्राम में आपको कंजर्वेशन वाले में ये डायग्राम बना करके उसका मीनिंग समझाया था, इन्हीं न्यूमेरिकल्स के लिए, है ना। उनका इंपॉर्टेंस अब समझ में आएगा। दोनों सेम स्पीड से जाते हैं तो ये v1 और v2 अगर हम माने तो ये v1 और v2 सेम है। मास आपको दिख ही रहा है, m1 और m2 सेम दिख रहा है ना। मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, ठीक है। इफ द एक्सप्लोजन इम्पार्ट्स 48 जूल ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द फ्रैगमेंट्स डिवाइडेड इक्वली। करें कि अगर जब ये यहां जाके फटता है, जब यहां जाकर के ये फटता है तो फटने के लिए जो इसको एनर्जी दी गई थी वो कितनी, 48 जूल। इसको एक्सप्लोड होने के लिए जो एनर्जी देनी थी वो 48 जूल एनर्जी देनी थी। और वही एनर्जी की वजह से जो अब इनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आपस में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगी। भाई इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो ऑलरेडी थी और इसको फटने के लिए हमने 48 जूल और दिया। अब ये वाली काइनेटिक एनर्जी और दिया गया एक्सप्लोजन एनर्जी, वो दोनों एनर्जी का आधा हिस्सा इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी और आधा हिस्सा इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। सवाल को पढ़ेंगे तब, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द टू फ्रैगमेंट्स। इन दोनों के बीच का हमें एक्चुअली ये एंगल θ1 प्लस θ2 निकालना है, θ1 प्लस θ2 हमें निकालना है। देखिए सिंपल सी बात, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर एक काम कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन यूज करिए। काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास कितना है 2 और वेलोसिटी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 48 और आपने एक्सप्लोजन के लिए दिया। और ये दोनों मिल करके इसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर बराबर बट गई तो K1 प्लस K2 लिख देते हैं और दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल है तो 2 टाइम्स ऑफ किसी भी एक की काइनेटिक एनर्जी। यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया ये 48 और 2 50 10 60 64, 64 बटे 2 किया हमने, कितना आ गया 32, 32 ये हो जाएगा 64, यानी कि K की जगह पर आ गया 32 जूल। यानी किसी भी एक की काइनेटिक एनर्जी 32 जूल है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल लिया है तो अब यहां से आप यूज करिए कंजर्वेशन ऑफ, यहां से आप यूज कर लीजिए कंजर्वेशन ऑफ, अगर आप काइनेटिक एनर्जी सॉरी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो आपने यूज कर लिया। अब आप यूज कर लीजिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन किधर यूज कर लीजिए, आप इसको यूज कर लीजिए पहले तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा m1, यही होता ना m1 v1 sin θ1, पीछे बता दिया है, इज इक्वल टू m2 v2 sin θ2। भाई वाई डायरेक्शन में पहले भी कोई नहीं था मोमेंटम, बाद में भी नहीं होना चाहिए, नहीं होने चाहिए मतलब इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। मास दोनों के सेम है, कैंसिल हो गया। वेलोसिटी दोनों का सेम है, कैंसिल हो गया। sin θ1 बराबर अगर sin θ2 है, इसका मतलब θ1 बराबर क्या हो गया θ2। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से मिल गई, ये दोनों एंगल बिल्कुल सेम होंगे और उसी को जोड़ेंगे तो हमें टोटल एंगल मिल जाएगा, ये जो हमें पूछ रहे हैं। अब आप एक्स डायरेक्शन का वो देख लीजिए मोमेंटम, एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी कितना हो जाएगा, मास कितना था 2 और वेलोसिटी कितना था 4, इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में मास यानी m1 वेलोसिटी v1 और cos θ1, दूसरे वाले का मास m2 वेलोसिटी v2 और cos θ2। θ1 और θ2 बिल्कुल सेम है, m1 और m2 भी सेम है, v1 और v2 भी सेम है, ये पूरा जुड़ जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल। मास है 1 और वेलोसिटी हमें नहीं पता है, वेलोसिटी हमें नहीं पता है तो एक काम कर लीजिए, मास को 1 रख लीजिए तो v cos थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहां से v cos थीटा इक्वल टू मास 1 रखेंगे एक टुकड़े का, ये हो जाएगा 4। और v cos थीटा में हमें थीटा निकालना है तो हमें v निकालना पड़ेगा और v निकाल लीजिए, किसी भी एक टुकड़े की काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 32। और मास कितना था, इसका मास था सॉरी किसी भी एक टुकड़े का मास था 1, तो ये 1 रखेंगे और ये 2 इधर जाके 64 होगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। यानी किसी भी एक टुकड़े की वेलोसिटी यहां से निकलेगी काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले से 8 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर 8 रख लेंगे तो डिवाइड करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/8 यानी 1/2 दैट इज cos 60। यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 60। और थीटा का मतलब यहाँ पर क्या था,
थीटा का मतलब थीटा 1 या थीटा 2 था, है ना, थीटा 1 या थीटा 2 को हमने थीटा बोल दिया, सेम थे। तो दोनों अगर सेम थे और एक की वैल्यू 60 आ गई, 60 + 60 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी ज्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ सकते। अगला सवाल देखिए, आपको सिर्फ ये बताना है कि जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। अभी अभी हमने फार्मूला पीछे लिखा था, पहले तो इंपैक्ट पैरामीटर की बात कर लें। 1/4 पाई फार्मूला याद कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड जेड डैश ई स्क्वायर, और अपान में है यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ई, और उसके बाद ये था कॉट थीटा बाई 2, याद है, अल्फा पार्टिकल के लिए जेड डैश की वैल्यू 2, इससे ये कैंसिल हो जाता था। दूसरा आपने पढ़ा ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, इसका फार्मूला था 1/4, और ये ब्रैकेट में यही पूरी चीज थी, हमने बताया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर आ जाएगा जेड जेड डैश ई स्क्वायर, है ना, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो था ही, और इसका पावर 2 था, और बाहर लिखा हुआ था कोसेक पावर 4 और थीटा बाई 2, ये था, है ना। अब देखिए आपसे ये पूछा है कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और सारा एक्सप्रेशन आपको साइन के फॉर्म में और वेलोसिटी के फॉर्म में दिया है। तो यहां पर एनर्जी का स्क्वायर है, तो आप सिंपली देखकर सिग्मा प्रोपोर्शनल टू आप लिखेंगे 1 अपान, बाकी को छोड़ रहे हैं 1 अपान ई पावर 2, और जो कोसेक है उसको 1 के अपान में ले आएंगे तो साइन बनेगा, तो कोसेक पावर 4 को साइन पावर 4 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ और मास को छोड़ दीजिए, वेलोसिटी का स्क्वायर आता है तो वेलोसिटी का पावर 4 बनेगा कि नहीं, 1 अपान यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का पावर 4, और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन पावर 4 और थीटा बाई 2। ये सब ग्रेजुएशन बीएससी वाले बुक्स में मिलेंगी ये सब, है ना, ये आपको 11th 12th में या जेई नीट में कहीं नहीं मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा v0 पावर 4 साइन पावर 4 थीटा या 5/2, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है, चलिए जल्दी से स्पीड बढ़ाते हैं। अगला सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये सवाल आप कर लीजिएगा, मैं यहां पर छोड़ रहा हूं इस चीज को, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके, है ना। बस 2-3 सवाल और 2 मिनट और रुकिए। इसमें से करें कौन नॉन कंजर्वेटिव है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं कौन नॉन कंजर्वेटिव है। तो वही बात है, हमने आपको कंजर्वेटिव के लिए कंडीशन बताई कि डेल क्रॉस एफ इक्वल टू जिसमें 0 आ जाए वो कंजर्वेटिव है, और जिसमें 0 ना आए वो नॉन कंजर्वेटिव है। और आसान तरीके के लिए कर्ल अगर नहीं करना चाहते, कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करना चाहते, डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करना चाहते, फिर वो वाला मेथड लगाइए कि डेल एफ एक्स अपान में डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई अपान में डेल एक्स, ऐसा करके आप तीनों कंडीशन आप यूज करिएगा, एक्स और वाई वाला, वाई और जेड वाला, जेड और एक्स वाला, ये तीनों कंडीशन को आप अप्लाई करिएगा। तीनों में जब ये कंडीशंस तीनों फॉलो हो जाएं तो जिसमें जिसमें तीनों फॉलो होंगे वो कंजर्वेटिव होगा, जिसमें नहीं होगा वही नॉन कंजर्वेटिव होगा। या तो आप सबका कर्ल करिए, जिसमें कर्ल 0 आ जाएगा वो कंजर्वेटिव है, जिसमें नहीं आएगा वो नॉन कंजर्वेटिव है। इन तीनों में आपको मिल जाएगा क्या, 0 आ जाएगा कर्ल लेने पर, या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन इस वाले केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव है। कैलकुलेशन हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आप लोग अब कह रहे हैं कि बहुत देर हो गया है, तो हम कैलकुलेशन छोड़ रहे हैं, लेकिन आप इसको कर लीजिएगा, मेथड और आंसर हमने बता दिया, ठीक है। पिछला वाला सवाल भी कर लीजिएगा, ये सवाल भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आएगा फिर अगली क्लास में हम फिर देखेंगे इसको। यहाँ देखिए रॉकेट वाला जो हमने पीछे आपको केस बताया, रॉकेट वाले केस में आप देखिए वेलोसिटी का फार्मूला याद है, रॉकेट की वेलोसिटी किसी भी टाइम पर v इज इक्वल टू क्या था, v नॉट प्लस प्लस क्या था, v एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट वेलोसिटी, और लॉग बेस e, और इनिशियल मास m नॉट अपान फाइनल मास m, और माइनस में g इंटू टी। बट इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखें, इसमें करें नेग्लेक्टिंग ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस को नेग्लेक्ट करें तब के केस में, यानी हमें इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, इस वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। और इनिशियल वेलोसिटी कहीं भी मेंशन नहीं है, तो हमने बोला आपको कि अगर दिया ही नहीं तो इसका मतलब इनिशियली वो रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की 0 रख लीजिएगा। और दिया हुआ है कि रॉकेट की जो स्पीड है यानी जो v है वो ट्वाइस दी एग्जॉस्ट स्पीड, एग्जॉस्ट स्पीड के 2 गुने के बराबर है, तो 2 टाइम्स ऑफ v एग्जॉस्ट इज इक्वल टू, यहां से बचेगा v एग्जॉस्ट और log बेस e, और यहां पर आएगा m नॉट अपान में क्या m। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। अब यदि log बेस e में लिखा हुआ है तो 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे 2 को log e और e पावर में 2, क्योंकि log e पावर में जब कुछ लिखा जाता है तो ये 2 सामने आता है, और ये जब बेस और पावर दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है।
है ना। इस 2 को लिखने का ये तरीका है, ये 2 सामने आ जाएगा और इसकी पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब आप इस चीज को इस चीज से कंपेयर करिए, यहाँ भी बेस ई है, यहाँ भी बेस ई है, यहाँ e पावर 2 लिखा है और यहाँ पर m नॉट अपान m लिखा हुआ, तो इसका मतलब m नॉट अपान m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। और सवाल में यही पूछा हुआ था कि रेशियो ऑफ m नॉट अपान m किसके इक्वल होगा, ई स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक सेकेंड, बस 2 सवाल और हैं, सिर्फ 2 सवाल और हैं। इस तरीके से आप लोग थक जाएंगे तो मैं मतलब क्या ही कर पाऊंगा, मुझे पहले थकना चाहिए, है ना। मैं बोल रहा हूं, मैं चिल्ला रहा हूं, मैं खड़ा हूं कब से, मैं 5 घंटे मैंने प्लानिंग करी क्लास को लेकर और तमाम चीजें अरेंज करी, सब कुछ किया, मुझे पहले मना करना था ना। आप लोग पहले मना कर देते हैं और एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि एक मूविंग पार्टिकल कोलाइड्स विद द अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मास दैट वाज एट रेस्ट, द कोलिजन इज इलास्टिक, द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द 2 पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन इज। सवाल छोटा सा है लेकिन ट्रिकी है, मैं इसको कर देता हूं, अगला सवाल आप कर लीजिएगा, खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि एक पार्टिकल है कोलाइड विद द अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मास, एक पार्टिकल सेम मास वाले दूसरे पार्टिकल से टकरा रहा है, लेकिन ये शुरुआत में किस में था, ये u2 इक्वल टू आप कह लीजिए रेस्ट में था। फिर कह रहे हैं कि दी कोलिजन इज इलास्टिक, अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो आपको बताना है एंगल बिटवीन दी वेलोसिटीज ऑफ दी 2 पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या होगा, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, एक की वेलोसिटी v1 ले लीजिए, एक की वेलोसिटी v2 ले लीजिए, आपको ये पूरा एंगल निकालना है, इन दोनों के बीच का टोटल एंगल निकालना है, वेक्टर v1 और वेक्टर v2 के, v1 और v2 के बीच का, ठीक है। और दोनों का मास बिल्कुल सेम है। कंजर्वेशन यहाँ कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, ये बात ध्यान रखना है। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम का कंजर्वेशन आप यूज कर लीजिए। मोमेंटम के कंजर्वेशन से एक्स एक्सिस के लिए आप बोलेंगे कितना, मास इनटू वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में मास स्मॉल m, इनिशियल वेलोसिटी इसका u इज इक्वल टू, इसका तो 0 ही था, इज इक्वल टू, अब इसका x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मास और v1, और यहाँ इसको एंगल को आप ले लीजिए θ1, तो v1 cos θ1 प्लस ये हो जाएगा दूसरे वाले का मास, उसके बाद v2 और क्या हो जाएगा cos θ2, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा यहां पर ये बात तो दिया नहीं है कि दोनों पार्टिकल किस तरह से डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ठीक है चलिए, ये मास से हमने कैंसिल कर दिया, तो u इक्वल टू आपको मिलेगा v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2, एक इक्वेशन तो ये बन गया। अच्छा एक काम करते हैं, हम मोमेंटम को अगर वेक्टर के फॉर्म में करें तो ये काम और आसान हो जाएगा, एक मिनट देखिएगा। देखिए मास इंटू में वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसका तो मोमेंटम था नहीं, अब इसका मोमेंटम, मास इंटू में वेलोसिटी v1 प्लस मास इंटू में वेलोसिटी v2, वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो डायरेक्शन वगैरह तो दिखाना है नहीं, है ना। तो ये मास से मास कैंसिल हो गया, ये आसान होगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा ये ऐसे करने पर, वैसे भी आएगा लेकिन लेंदी है। अब काइनेटिक एनर्जी का अगर हम रिलेशन यहाँ पर यूज करें, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन अगर आप यूज करेंगे तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी केस में हो जाएगा हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, इसके पास तो था नहीं और वापस हो जाएगा हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हाफ और मास जो है पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ जो यू स्क्वायर लिखा है ना वहां पर आप ये लिख लीजिए, और आप एक बात देखिए, क्या हम यू स्क्वायर को नहीं लिख सकते वेक्टर u डॉट वेक्टर u, भाई वेक्टर u डॉट वेक्टर u का मतलब यू स्क्वायर होता है, और वेक्टर u डॉट वेक्टर u आप इस पूरे दोनों का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर लिखिएगा क्या, वेक्टर v प्लस वेक्टर v2 डॉट वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 इज इक्वल टू हो जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा, इसको करेंगे तो v स्क्वायर, फिर इसको करेंगे तो v1 डॉट v2 आएगा, इसको करेंगे तो क्या आएगा, इसको करेंगे तो आएगा v2 का स्क्वायर, और जो v1 डॉट v2 और v2 डॉट v1 आएगा तो 2 टाइम्स ऑफ v1 डॉट v2 और इज इक्वल टू क्या, यही v1 स्क्वायर प्लस में v2 स्क्वायर, ये पूरा इससे कैंसिल, आपको कुल मिला के मिला v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आया, इसका मतलब दोनों वेक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, इसका आंसर 90 डिग्री आ जाएगा। तो वेक्टर के फॉर्म में अगर आप मोमेंटम का कंजर्वेशन यूज करेंगे तो ये इतने ही स्टेप में आ जाएगा, लेकिन जैसे मैं पहले कर रहा था कि स्केलर के फॉर्म में अगर आप x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में मोमेंटम का कंजर्वेशन यूज करके दो इक्वेशन बनाएंगे, एक काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बनाएंगे, इन तीनों को सॉल्व करने में एक तो बहुत माथापच्ची होगी और काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तब भी आपका आंसर आएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, यहां से आसानी से आंसर मिल जाएगा 90 डिग्री, ठीक ठीक। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन,
और ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, हम छोड़ रहे हैं। A body is allowed to fall on the ground from a height h1. It is to rebound to height. Rebound वाला फार्मूला हमने हाइट का, वेलोसिटी का सब कुछ बता दिया है। तो अगर h1 वेलोसिटी से गिर के वापस h2 वेलोसिटी तक जाता है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक्सप्रेशन इसमें से कौन होगा? ठीक है, चलिए ये तो फार्मूला ऐसे ही देख लीजिए आप। पहले आपका फार्मूला था हाइट का, फिर दूसरा फार्मूला आपका किसका था? वेलोसिटी का, है ना। पहले फार्मूला आपका हाइट का था, दूसरा वेलोसिटी का था। पहला वेलोसिटी का था, दूसरा हाइट का था। तो हाइट वाले में आपने लिखा एच एन इक्वल टू ई पावर 2n और यहाँ पर इनिशियल एच नॉट। यहाँ पर अच्छा एक ही बार में यहाँ पर रिबाउंड हो रहा है, तो एक ही बार में हो रहा है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे। लेकिन जब ये वापस जा रहा है तो उस हाइट को इन्होंने h2 नाम दिया है। पहली जो हाइट थी उसको इन्होंने नाम h1 दिया है, तो यहाँ h1 यहाँ h2 लिखना पड़ेगा। h2 ये फाइनल हाइट, इनिशियल हाइट h1, लेकिन एक ही बार रिबाउंड हुआ है तो n की वैल्यू 1, ई पावर 2 1 यानी कि ई पावर 2। तो e पावर 2 इक्वल टू क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा आपको h2 अपान h1, लेकिन आपको e निकालना था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ये हो जाएगा h2 अपान में क्या? h1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक सवाल हमने छोड़ा है और एक का कैलकुलेशन छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप उसको कर लीजिएगा। आज की ये क्लास सक्सेसफुली पूरी हो गई, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, कोई भी बुक हो कोलिजन के लिए, तो कोलिजन में तो कोई स्पेशल चीज आपने देखा नहीं, सिर्फ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वाला जो पोर्शन है और इंपैक्ट पैरामीटर है वो नहीं मिलता है आपको छोटी क्लासेस में। बाकी तो कोलिजन वगैरह में जो चीजें आपके पास हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, सब वही स्टैंडर्ड जो बेसिक था वही था। आप उसको किसी भी आईसीएसई, सीबीएसई, एनसीईआरटी किसी भी बुक से चाहें आप उसको कवर कर सकते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, ठीक है ना। चलिए, जो क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं उसका आंसर हमने बता दिया ना, दो ही तो स्किप किया था। देखिए ये तो हमने बता ही दिया, इसका आंसर सॉल्व ही कर दिया, इसको भी सॉल्व ही कर दिया और इसको भी सॉल्व ही कर दिया, और इसमें हमने बताया आपको कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसमें कर ले लेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो ये नॉन कंजर्वेटिव वाला इसका आंसर हो जाएगा। एक कोई, हाँ इसका भी हमने कैलकुलेशन, इसको भी छोड़ दिया पूरी तरह से, इसका आंसर ये आई थिंक यही आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, यही आएगा ऑप्शन नंबर ए। ये 2 क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है, बाकी तो सब हमने कराई दिया, ठीक है। और क्लासेस अल्टरनेट होंगी और बेस्ट से बेस्ट क्लासेस होंगी, ये मेरा प्लान है, तो आपको इस पे चलना पड़ेगा। जो भी कुछ आज पढ़ा हुआ उसको आप कल रिवाइज कर लीजिएगा और जितने भी सोर्सेस आपके पास होंगे अवेलेबल उनसे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, तो बस आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो भी कुछ आपको कहना हो, कोई आपका सजेशन हो, कोई शिकायत हो, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।